चैप्टर 61 अरु रूह को खाना चाहता है। रू वैम्पायर है। तभी वीर अरु का एक हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम इतना डर क्यों रहे थे अरु? आई एम युवा भाई राइट, और मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है? वीर की बात सुन अरु उसकी तरफ देख झट से अपना सिर ना में हिलाता है। तभी वीर अरु से कहता है, नहीं ना, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है बेबी। हाँ, अगर तुम परी को फोर्स करते या फिर उसका फ़ायदा उठाने के लिए वो सब करते तो वो गलत होता, बहुत बहुत गलत होता। पर हम सबको पता है कि परी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है और ऐसे में तुम उसे कभी भी चीट नहीं करोगे। अभी मैं तुम्हें एक बात बताओ, भाई होने के नाते से नहीं, एक फ्रेंड और मैन होने के नाते। अगली बार से ना प्रोटेक्शन मत भूलना, वरना यू कनो ना क्या हो सकता है। अरे मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ यार, तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा पता होगा ना इस बारे में। वीर अरु की टांग खींचता है और अरु अपनी बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए वीर से कहता है, भाई प्लीज़ डोंट टिस मी ना। अरु की बात सुनकर वीर हंसता है और फिर वो अरु को अपने गले से लगा लेता है। तभी वीर अपने झूठे आंसू पोंछते हुए ड्रामेटिकली कहता है, फाइनली आज मेरा बेबी ब्रदर सही मायने में एक रियल मैन बना है। क्यों? अरु वीर को घूरने लगता है और उसकी गुस्से वाली नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर वीर झट से अरु से कहता है, मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज़ ऐसे मत देखो, मुझे डर लगता है। वैसे वीर की बात तो सच थी कि उसे भी अरु से डर लगता है जब अरु अपने हैवान वाले रूप में होता है। अरु वीर से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो लोग रूह की आवाज़ सुनते हैं जो अभी नीति से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहती है, भाभी प्लीज़ मुझे ये मेडिसिन नहीं खानी, आप मत दो ना। नीति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है और यहाँ तक कि सभी रूह को वो एक गोली खिलाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, पर रूह किसी की नहीं सुनती। आखिर में सब अरु की तरफ देखते हैं और अरु अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से उठता है और रूह के पास आता है जो अभी आरती के पास उससे चिपक कर बैठी हुई होती है। अरु नीति के पास आता है और उससे कहता है, भाभी वो पिल गोली दो। नीति बिना कुछ कहे चुपचाप अरु को वो पिल पकड़ा देती है। अरु रूह के पास आता है और उससे अपनी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, बच्चे देखो बहुत हो गई आपकी शैतानी। अभी बिना एक शब्द भी अपने मुंह से निकाले चुपचाप अपना मुंह खोलो। रूह अपना सिर ना में हिलाती है और ये देखकर अरु के सब्र का बांध टूट जाता है और वो रूह पर थोड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैंने कहा मुंह खोलो परी, वरना याद रखिए मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। आ करो, देखो मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर आपने तब भी अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैंने आपको 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये कर सकता हूं। तो नाउ चॉइस इज योर्स। 1 2 3। इससे पहले कि अरु की गिनती खत्म हो, रो डर की वजह से झट से अपना मुंह खोल देती है और ये देख अरु उसे अपनी डेविल स्माइल देते हुए कहता है, गुड गर्ल। इतना कहकर अरु झट से रो के मुंह में वो गोली रख देता है और फिर उसे पानी पिलाता है। अरु अपने अंगूठे से रूह के होंठों का पानी साफ करते हुए उससे कहता है, देखो हो गया। एक छोटी सी गोली थी ना बेटा, और उसके लिए आप डर रहे थे। ऐसे से कैसे होगा मेरा बेबी? तभी रूह अपनी गंदी सी शक्ल बनाते हुए अरु से कहती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बहुत गंदा टेस्ट है यक। रूह की बात सुन के अरु को हंसी आती है और वो उसके माथे पर किस करता है। तभी रूह अपना प्यारा सा फेस बनाकर अरु की तरफ देखती है और उससे कहती है, अरु मुझे थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन चाहिए, प्लीज़ दे दो ना, मैं आपके वर्क रिलेटेड स्टफ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगी सच्ची। रूह का मासूम सा चेहरा देख अरु का दिल पिघल जाता है और वो बहुत धीरे से रूह के कान में अपनी हुस्की आवाज़ में कहता है, बेबी अगर आप ऐसे ही क्यूट और प्यारी हरकतें करते रहे तो मुझसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा और फिर मैं आपको खा जाऊंगा। अरु की बात सुनते ही रूह की आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अरु रूह के शौकंग एक्सप्रेशंस देखकर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी रूह अपना मुंह बंद करते हुए अपनी इनोसेंट आंखों से अरु की तरफ देखती है और उससे डरते हुए कहती है, आप इंसान हो या नहीं? मतलब आप मेरे को खा लोगे? बाबा जी कहीं आप वैम्पायर तो नहीं हो ना जो इंसानों का खून पीता है? प्लीज़ मेरा नहीं पीना, मैं तो अभी छोटू सी बेबी हूँ, मुझे नहीं खाओ। रूह की बात सुनकर अरु से और ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता और वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। अरु को ऐसे हंसता हुआ देख सब उसकी तरफ देखते हैं तो वही रूह अपना क्यूट सा पाउट बना लेती है। तभी नेहा क्यूरियस होकर अरु से पूछती है, अरु क्या हुआ है बेटा? तुम अचानक से इतना क्यों हंस रहे हो? सब लोग भी अरु के जवाब के लिए उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी अरु अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए नेहा को बताता है, प्रिंसेस की वजह से नेहा आंटी, मेरे बच्चे को लगता है कि मैं वैम्पायर हूँ जो इसका खून पी जाऊंगा। अरु की बात सुनकर बाकी सब भी हंसते हैं और उन्हें ऐसे हंसता हुआ देख रूह अपने फुले हुए गालों को और फुला लेती है कि तभी आरती अरु से कहती है, जरूर तुमने ही कुछ ऐसा वैसा कहा होगा बच्ची से, तभी उसे ऐसा लगा। आरती की बात सुनकर रूह अपनी मासूमियत में झट से उसे बताती है, हाँ आरती आंटी, अरु ने ही पहले मुझसे कहा कि वो मुझे खा जाएंगे। अभी आप ही बोलिए, कोई मुझ जैसी प्यारी सी बेबी को खा सकता है क्या? नहीं ना। इसी तरह से रूह अपने भोलेपन में सब कुछ बाहर उगल देती है जो अरु ने उसके कान में कहा था। रूह की बात सुनकर सब के सब अरु की तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे वो कोई मुजरिम है जिसने कोई गुनाह कर दिया हो।
तभी रोहन धीरे से अरु का एक कान खींचते हुए उससे कहता है, ये क्या उल्टा सीधा कह रहे हो तुम मेरी मासूम सी बच्ची को। दिन ब दिन बहुत बेशर्म होते जा रहे हो तुम। इससे पहले कि रोहन आगे अपनी बात को पूरी करता विशाल बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल अपने डैड के जैसे। आखिर में बाप का थोड़ा बहुत तो असर होता ही है ना बेटे पर, बट यहाँ तो पूरा का पूरा ही दिख रहा है। तभी राघव, करण, मयंक और ध्रुव विशाल के साथ रोहन को एक टिसिंग वाली स्माइल देते हैं तो उस पर रोहन विशाल की तरफ देख अपने दांत पिसते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ जैसे तू और बाकी सब तो बहुत शरीफ हो ना। अबे एक एक को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ जाकर तुम सब अपनी दाल गलाते थे। रोहन की बात सुनकर साक्षी, नेहा, सुहाना, मेघा और राशि के चेहरे शर्म के मारे लाल हो जाते हैं तो वही आरती उन सब की तरफ देख उन्हें चिढ़ा रही होती है। तभी दादी उन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उन सब से कहती है, क्या तुम लोग भी? कहाँ बच्चों की बात हो रही थी और तुम सब ने अपना ही चालू कर दिया। अच्छा अभी वो सब छड्डो और दादी घर के कुछ सर्वेंट्स की तरफ देख उनसे कहती है, सुनो नाश्ता लगा दो टेबल पर। मेरे छोटे बड़े सीनियर और जूनियर सब बच्चे भूखे हैं तो कुछ खा लेंगे, बाकी डिनर तो अपने अपने घर में होगा। इस पर साक्षी दादी से कहती है, जी नहीं आंटी आज कोई भी उनके घर में डिनर नहीं करेगा। बहुत दिनों के बाद हम सब यहाँ एक हुए हैं तो डिनर भी साथ में ही करेंगे और प्लीज़ आप मना नहीं करेंगी। तभी दादू साक्षी को समझाते हुए उससे कहते हैं, पर पुत्र उससे खामखा तुम्हें तकलीफ होगी ना। इस पर राघव हंसते हुए दादू से कहता है, अरे अपनी ही फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में कौन सी तकलीफ अंकल। क्यों क्या आप और आंटी मेरे मॉम डैड की तरह नहीं हो और ये सब मेरी फैमिली नहीं है। इस पर दादू राघव को अपने गले से लगाते हुए उससे कहते हैं, अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेटा। तू भी मेरे लिए मेरे रोहन जैसा है और बाकी बच्चे करण, मयंक, ध्रुव और विशाल भी। पर बेटा बेकार में बच्चियों साक्षी और नीति का काम बढ़ जाएगा ना। इस पर नीति दादू से कहती है, दादू आप बेफिक्र रहिए, हमारी मदद करने के लिए घर में इतने सारे सर्वेंट्स हैं ना, तो प्लीज़ हाँ बोलिए ना। दादू कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी सब रूह की आवाज़ सुनते हैं जो दादू के पास आती है और उनका एक हाथ पकड़ते हुए उनसे अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, दादू आप मेरे लिए भी नहीं रुकोगे। आपकी गुड़िया का ऑर्डर है कि आज आप सभी रात के डिनर के लिए यही रुकेंगे। प्लीज़ क्या आप मेरी भी बात नहीं मानोगे। रूह की बात सुनकर दादू रूह के माथे पर किस करते हुए उससे कहते हैं, मैं ना अगर सबको मना कर दूँ तो बाबा जी ने एक बारी के लिए मुझे माफ़ भी कर देना है पुत्र। पर अगर मैंने मेरी इस प्यारी सी गुड़िया को मना करके उसका मासूम सा दिल तोड़ दिया ना तो वाहेगुरु जी ने भी मुझे माफ़ नहीं करना है। और किस में इतनी हिम्मत है कि वो आपकी बात आपका ऑर्डर ना माने। तो ठीक है आज हम सभी यही कपूर मैंशन में ही रात का खाना खाएंगे। तो बोलिए अभी खुश है दादू की गुड़िया? रो दादू के गले से लगकर उनसे कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच दादू। दादू भी रूह को अपने सीने से लगाते हैं और उसके बालों पर किस करते हैं कि तभी अरु अपने झूठे गुस्से में ताना मारते हुए दादू से कहता है, दिस इज़ नॉट फेयर दादू। मतलब आप तो मुझे भूल ही गए हो यार। एक समय ऐसा था जब मैं आपका सबसे फेवरेट अरु फेवरेट शब्द पर जोर देता है पोता हुआ करता था, पर अभी तो इस नन्हे शैतान ने मेरी जगह ले ली हो। मुझे तो कोई प्यार भी नहीं करता यहाँ पर। इतना कहकर अरु झूठ मूठ कर रोने लगता है, हालांकि उसके आंसू नहीं आते पर वो किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोता है। तभी दादू अरु की तरफ देख उससे कहते हैं, चल अब ज़्यादा ड्रामा मत कर आजा। इतना कहकर दादू अपनी एक बाह अरु के लिए खोलते हैं और उनकी दूसरी बाह में रूह होती है। अरु तो जैसे बस इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही दादू उसे बुलाते हैं अरु दौड़ते हुए दादू की तरफ जाता है और उनके गले से लग जाता है। दादू अरु को भी अपने गले से लगाते हुए उससे कहते हैं, बहुत बदमाश हो गया है तू भी हाँ। इतना कहकर दादू अरु के माथे पर भी एक किस करते हैं। अरु रूह को अपनी बाहों में ले लेता है जो अभी अरु के सीने से चिपक जाती है और दादू उन दोनों को अपनी बाहों में लिए होते हैं। तभी ऋषि हंसते हुए उन सब से फैमिली से कहता है, अरु का ये जो बच्चों वाला रूप है ना वो सिर्फ हमारे आगे ही होता है, बाहर नहीं। बाहर तो ये हमेशा किसी रूठे हुए बच्चे की तरह अपना मुंह फुलाए रहता है और गुस्सा तो हर एक पल इसकी नाक पर ही रहता है। किसी ने छोटी सी गलती की नहीं कि हमारे अरु का डेविल मोड ऑन। सच बताओ तो बाहर अगर किसी ने या फिर मीडिया वालों ने अरु को ऐसे मस्ती करते और स्पेशली हंसते हुए देखा ना तो उन बेचारों को हार्ट अटैक ही आ जाना है इतने बड़े शौक की वजह से। ऋषि की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और इस पर अरु ऋषि को अपनी तेज नज़रों से घूरते हुए उससे कहता है, ऋषि मेरे भाई तू कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहा है। करूँ मैं तेरी बोलती बंद और याद रख अगर ऐसा हुआ ना तो तूने सच में बहुत पछताना है ये सोच सोच के कि तूने आखिर मुझसे पंगा ही क्यों लिया। अरु की बात सुन ऋषि की बोलती सच में बंद हो जाती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये देखकर अरु हंसने लगता है और ऋषि से कहता है, अबे अपनी शक्ल तो देख, कैसे पसीना पसीना हो रहा है तू। चिल ब्रो मैं तो बस मजाक कर रहा था यार, पर यहाँ तो तू सच में डर गया। इतना डर लगता है तुझे मुझसे, नॉट बैड। अरु की बात सुनकर ऋषि एक चैन की सांस लेते हुए उससे कहता है, क्या आदमी है बे तू, सच में जान निकाल देगा एक दिन ऐसे ही मेरी।
तभी अरु हंसते हुए ऋषि से कहता है, मैं तो ऐसा ही हूँ और तुझे ऐसे ही झेलना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ऑन द सीरियस नोट, सॉरी यार एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी इन हॉस्पिटल। अरु की बात सुनकर ऋषि बहुत ही ड्रामेटिकली उससे कहता है, चल बे पगले, अभी रुलाएगा क्या। ऋषि की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी नीति उन सब से कहती है, आप सभी प्लीज एंजॉय करिए, मैं थोड़ा डिनर का देख लेती हूँ। नीति की बात सुनकर साक्षी नीति से कहती है, चलो बेटा मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। इतने में ही रिया साक्षी को रोकते हुए उससे कहती है, आंटी आप यहाँ सबके साथ बैठो, मैं पंखू और सिया नीति की हेल्प कर देते हैं। रिया की बात सुनकर पंखू और सिया भी उसकी बात में हामी भरते हुए अपनी जगह से उठ जाती है कि तभी साक्षी उनसे फिर से कहती है, बेटा आप लोग बैठो ना, मैं कर देती हूँ, और फिर सब सर्वेंट्स भी तो है ना हमारी हेल्प के लिए। इस पर सिया साक्षी से कहती है, आंटी इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप आराम से बैठो, हम नीति भाभी के साथ जल्दी से डिनर रेडी कर देते हैं। सबको पता था कि अभी वो तीनों नहीं मानेगी, तो इस पर साक्षी ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हाँ में हिला दिया कि तभी आस्था उन चारों की तरफ देख उनसे पूछती है, भाभी हम आस्था, सांझ और कृति आए क्या आपके साथ। इस पर नीति आस्था की तरफ देख हंसते हुए उससे कहती है, नहीं आस्था हम सब संभाल लेंगे, तुम तीनों प्रिंसेस के साथ रहो। आस्था अपना सिर हिलाती है और वो चारों किचन की तरफ चली जाती है। इधर रूह फिर से डेविल्स के साथ खेलने में और शैतानी करने में लग जाती है, तो वही अरु को अब वो रूह की डर वाली बात सता रही होती है। तभी उसका ध्यान पार्थ, माही, वीर और ऋषि पर पड़ता है, जो अभी साथ में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। अरु धीरे से उनकी तरफ आता है और माही के पास बैठते हुए उन चारों से कहता है, गाइज मुझे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है आप लोगों को। ये बात बेबी और उसके पास्ट से रिलेटेड है। अरु जल्द ही उन्हें सब बता देता है जो रूह से उसे पता चला है। अरु की बात सुनकर सबको एक शॉक लगता है। तभी माही उन सब से कहता है, इसका मतलब वो छोटी सी बच्ची ये सब 9 साल से फेस कर रही है और इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। उसका पास जो भी हो, पर परी की हालत और उसके रिएक्शन देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा उसमें। मतलब यार थोड़ा सोचो कि इतने लंबे समय से क्या असर हो रहा होगा बच्ची के दिमाग पर उसका। तभी माही अरु की तरफ देख उससे कहता है, ऋषि की बात सही है अरु, तुम्हें कुछ भी करके उससे पूछना होगा वरना वो बच्ची उसमें ही घुटती रहेगी। मॉर्निंग में देखा ना तुमने कि क्या हालत हो गई थी उसकी। तभी अरु माही का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आप चिंता मत करिए भाई, आज कुछ भी करके किसी भी हालत में मैं प्रिंसेस को पूछ लूंगा। दिन के बाद मैं परी से बात करूंगा और आज भी चांसेस है कि बच्ची को अटैक्स आए, इसीलिए मैं रात को यही उसके साथ ही रहूंगा। इस पर वीर अरु से कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा अरु, तुम परी के साथ ही रहो। अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है वो और बार बार उससे पूछने से उसे वो सब फिर से याद आता है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा क्योंकि हमारी एक गलती उसकी जान ले सकती है। चैप्टर 62 अरु की स्ट्रिक्टनेस। रूह पर अरु उन चारों वीर, पार्थ, माही और ऋषि के साथ मिलकर रूह की तरफ ही देख रहा होता है, जो अभी अक्ष की गोद में बैठकर उसके साथ उसकी फ़ोन में कुछ देखकर जोरों से हंस रही होती है। तभी अरु बिना अपनी पलकें झपकाए रूह की तरफ देखते हुए उन चारों से कहता है, कितनी ज़्यादा मासूम और कितना सारा बचपना है ना उसमें। देखो अभी बिना किसी परेशानी और डर के कैसे खिलखिलाकर हंस रही है। तभी अचानक से अरु की आवाज़ में एक भारीपन आ जाता है और वो घबराते हुए उनसे कहता है, पर डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे कि बाबाजी ना करे कभी उसे कुछ हो गया और मैंने अपने बच्चे को खो दिया तो। इसके साथ ही अरु के आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी माही अरु का चेहरा अपनी तरफ मोड़ लेता है। माही सबसे पहले तो अरु के बहते हुए आंसू पोंछता है और फिर उसके माथे पर एक किस करते हुए उसे अपने गले से लगाता है और उससे कहता है, चैप कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेबी को, और देखना कि कैसे बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम और ऋषि हो ना उसे ठीक करने के लिए। भूलो मत कि यू बोथ आर डॉक्टर्स एक्सेप्ट OBGYN एंड सर्जन्स। प्रिंसेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों पर ही है, तो दोनों में से कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि अगर दोनों में से कोई एक भी कमज़ोर पड़ गया तो दूसरा अपने आप टूट जाएगा। तो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग माय बॉयज़। माही की बात सुनकर अरु और ऋषि एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों रूह की तरफ देखते हैं, जहां युग अभी बहुत धीरे और प्यार से रूह की क्यूट सी नाक खींच रहा होता है, जिसकी वजह से रूह अपनी प्यारी प्यारी शक्लें बनाती है। अरु और ऋषि एक बार फिर से माही और साथ में वीर और पार्थ की तरफ देख उनसे कहते हैं, वी विल भाई। अरु और ऋषि की बात सुनकर वो तीनों थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। ऐसे ही कुछ पल बीतता है और फाइनली सब बड़े डिनर करने के लिए बैठते हैं। KM मल्होत्रा हाउस और बाकी सबके घर में भी बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल होता है, जिस पर वो सब एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। सब बच्चे भी बैठने ही वाले होते हैं कि तभी वेद रूह का एक हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, परी आज आप मेरे पास आकर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको डिनर कराऊंगा। वेद की बात पूरी होती नहीं कि तभी अक्ष और युग भी मैदान में उतर आते हैं अपने बड़े भाई को टक्कर देने के लिए, और ऐसे ही वो तीनों लड़ते लड़ते डाइनिंग टेबल को अपना कुश्ती का अखाड़ा लड़ाई का मैदान बना देते हैं और किसी कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं। बेचारी रूह किसी कुंभ के मेले में खोए हुए बच्चे की तरह उन तीनों की बीच में फंस जाती है, जहां उसके आसपास तो बहुत सी भीड़ है पर उस भीड़ में भी वो बिल्कुल अजनबी है।
रूह वहां से अपनी नज़रें घुमाते हुए अरु की तरफ देखती है जो उन तीनों की तरफ ही देख रहा होता है, पर जब उसकी नज़र रूह पर पड़ती वो एक पल के लिए डर जाता है। पर तभी अचानक से उसका सुपर पजेसिव और प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है। अरु उन तीनों को वहां से दूर करता है और रूह को अपनी बाहों में ले लेता है जो झट से किसी बंदर के बच्चे की तरह अरु के सीने से चिपक जाती है। उसे यूं डरा हुआ देख अरु उसे कसके अपनी बाहों में ले लेता है और उसके माथे पर किस करने लगता है। दूसरी तरफ वो तीनों रूह के डर से अनजान अपने ही झगड़े में लगे हुए होते हैं कि तभी उन्हें ऐसे लड़ता हुआ देख मयंक उन तीनों पर बरसते हुए उनसे कहता है, चुप बैठो तुम तीनों, और ये क्या लगा के रखा है? अरे वो बच्ची क्या कोई खिलौना है जिसे तुम तीनों मिलकर लेना चाहते हो? देखो कितना डर गई है वो तुम गधों की वजह से। तभी वो तीनों देखते हैं कि अभी मयंक के साथ साथ पूरी फैमिली भी उन्हें अपनी तेज नज़रों से घूर रही होती है और अरु तो उन तीनों की तरफ ऐसे देखता है कि जैसे वो उन तीन मासूम लड़कों को कच्चा ही खा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूह उन तीनों को एक बहुत ही अफसोस वाली मुस्कान देती है। तभी अक्ष मयंक की तरफ देख थोड़ा डरते हुए उससे कहता है, बड़े पापा हम परी को डराना नहीं चाहते थे। अक्ष रूह की तरफ देख अपने दोनों कान पकड़ते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस भाई सॉरी है बेटा, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। वेद और युग भी झट से अपने अपने कान पकड़कर रूह को सॉरी कहते हैं, जिस पर रूह अपनी पलकें झपका कर उन्हें अपनी प्यारी सी स्माइल देती है। तभी अक्ष फिर से मयंक की तरफ देख उससे कहता है, देखो अभी तो प्रिंसेस ने भी हमें माफ़ कर दिया, प्लीज़ ना बड़े पापा, मुझे प्रिंसेस को खिलाना है, आप वेद और युग भाई को डांटो। उन्होंने झगड़ा शुरू किया। तभी ध्रुव अक्ष के सिर पर मारते हुए उससे कहता है, और तुम तो बहुत शरीफ बच्चे हो ना जो चुपचाप यहाँ पे बैठे थे। तीनों के तीनों बिल्कुल एक जैसे हो, और रही बात परी को खाना खिलाने की तो उसके लिए अरू है, तो अभी बिना कोई शब्द अपने मुंह से निकाले चुपचाप अपना अपना डिनर करो। वो तीनों ध्रुव की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हैं और सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, तो रूह अरू और पार्थ के बीच में बैठती है। तभी राघव उन तीनों की तरफ देख उनसे कहता है, बच्चों तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि प्रिंसेस को खाना खिलाना जितना तुम्हें आसान लगता है ना उतना है नहीं। राघव की बात सुनकर रूह अपना क्यूट सा मुंह फुला के अपने पापा की तरफ देखती है, तो वही अरू और कपूरस अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सांझ राघव की तरफ देख उससे पूछती है, मतलब अंकल? इस पर नीति सांझ के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहती है, तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा शैतान है ये लड़की, और खाने के मामले में तो बहुत बहुत ज़्यादा नखरेबाज। ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और ऐसा करते करते आधे से भी ज़्यादा खाना अपने प्लेट से निकाल देती है। परी को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो सिर्फ अरू और पार्थ ही पूरा कर सकते हैं, और उनके बिना पापा राघव, उन तीनों के बिना कोई इस शैतान को खाना नहीं खिला सकता। उसके लिए आप लोगों को बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे इसके आगे। नीति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, तो वही रूह नीति की तरफ देख अपना बेबी फेस बनाकर उससे कहती है, भाभी मैं तो चुपचाप खा लेती हूँ ना अच्छे बच्चे की तरह। वो तो मेरा टमी जल्दी से फूल हो जाता है, तो उसमें मेरी क्या गलती, आप मेरे टमी को डांटो मुझे नहीं। तभी अरू रूह की चेयर को अपने पास खींचता है और उसके टमी को बहुत धीरे से रब करते हुए रूह से कहता है, हाँ सच कहा आपने बच्चे, आपका टमी ना बहुत नॉटी है, आपकी तो बात ही नहीं मानता है और जब देखो तब आपको तकलीफ देता रहता है। कोई बात नहीं, हम ना जल्दी जल्दी आपके इस छोटू से टमी को ठीक कर देंगे, तो फिर वो आपकी सारी बात भी मानेगा और आपको पेन भी नहीं करेगा। ओके। रूह अरू की तरफ देख अपना सिर हाँ में हिलाती है, और तभी अरू फिर से रूह से कहता है, तो चलो अभी जल्दी से आ करो लेट अरू फिल यू विल लिटिल टमी। इतना कहकर अरू रूह को अपनी ही प्लेट से खाना खिलाने लगता है, पर जैसा कि हमें पता है कि हमारी प्यारी प्रिंसेस बिना अपने 100 नखरे दिखाए खाना नहीं खा सकती थी, तो आज भी बिल्कुल उसी तरह से रूह अरू को मुझे ये नहीं खाना, टमाटर है, प्याज है, ये सब कहकर तंग कर रही थी। और जब अरू उसे खिलाने की कोशिश कर रहा था तब रूह अपना फेस इधर उधर घुमा देती है, जिसकी वजह से अभी अरू को सच में गुस्सा आने लगता है कि उसने पहले ही ये साफ साफ कहा था कि उसे खाने के साथ मस्ती करना, खाने की डिसरिस्पेक्ट करना पसंद नहीं है। रूह बार बार अरू से ये निकालो वो निकालो बोल रही थी। तभी अरू रूह की तरफ उसे घूरते हुए देखता है और फिर अपनी सख्त आवाज़ में उससे कहता है, चुप बिल्कुल चुप, बहुत हो गया आपका, और ये क्या लगा रखा है आपने, मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब सब्जियां निकाल दूं मैं इससे, तो फिर क्या खाओगे आप? जब देखो तब खाने के नाम से दूर भागना होता है मैडम को। अगर आपने अभी एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला ना परी, तो याद रखिए कि मैंने कल से आपको करेला, लौकी और ककड़ी का जूस पिलाना है सुबह शाम। अरू की बात सुनकर तो एक पल के लिए रूह की आंखें फटी की फटी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, और वो खुद एक दूसरी दुनिया में खो जाती है, जहां उसे बड़े बड़े करेले, लौकी और ककड़ी दिखाई देने लगती है जो उसके चारों तरफ घूम रही होती है। रूह का छोटा सा मुंह अभी पूरी तरह से खुला होता है, जिसे देख अरू झट से उसके खुले मुंह में एक बड़ा सा चम्मच दाल चावल का डाल देता है और अपने एक हाथ से उसका मुंह बंद करके वो खाली चम्मच रूह के मुंह से निकालता है। जब रूह अपनी दुनिया से बाहर आती है तभी उसे अपने मुंह में दाल चावल का टेस्ट आता है, तो वो अपना मुंह खोलकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी अरू उसे अपनी आंखें दिखाते हुए उससे कहता है, पहले वो मुंह का निवाला फिनिश करो और फिर बात करो, वरना गले में फंस जाएगा आपके।
रो जल्दी से अपने मुंह में जबरदस्ती से ठूसा हुआ निवाला ऐसे ही निगलने की कोशिश करती है, पर जब उसकी नज़र अरु पर जाती है तो रो उसे एक नर्वस सी स्माइल देती है और धीरे धीरे किसी अच्छे बच्चे की तरह वो अपने मुंह का निवाला चबाकर खाती है, क्योंकि अरु अभी उसकी तरफ ही देख रहा होता है। जब वो अपने मुंह का निवाला खा लेती है तब अरु उसे पहले पानी पिलाता है और फिर उससे कहता है, हाँ अभी आप बोल सकते हो जो आपको बोलना है। तभी रो अपनी मासूम सी आंखों से अरु की तरफ देख उससे पूछती है, आप मजाक कर रहे हो ना अरु? आप मुझे वो गंदा सा और बहुत कड़वा वाला करेला नहीं खिलाओगे ना? और मुझे लौकी भी नहीं पसंद और ककड़ी भी नहीं खाना। इस पर अरु रो को अपनी एक टाइट स्माइल देते हुए उससे कहता है, जी नहीं मेरी जान, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, और जब बात आपकी और आपके हेल्थ की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, समझे आप? अरु की बात सुनकर रोह अपनी रुआसी शक्ल बनाती है और फिर ऐसे ही करके अपनी भयानक आंखें दिखाकर अरु रोह को पूरा खाना खिला देता है। जब बात उसके मेडिसिन की आती है तब रोह सच में रोना शुरू कर देती है और उसे ऐसे देख अरु चुपचाप से एक चम्मच में उसकी तीनों गोलियां क्रश करके उसका पाउडर बना देता है और फिर उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालता है जिससे वो थिक लिक्विड बन जाता है। फिर अरु धीरे से रोह की नाक अपनी चुटकी में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रोह सांस लेने के लिए झट से अपना मुंह खोलती है और ठीक उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए अरु उसे वो लिक्विड पिला देता है। मेडिसिन के गंदे और कड़वे टेस्ट की वजह से रोह अपना अजीबोगरीब मुंह बनाती है, पर अरु के डर से वो चुप रहती है। अरु, रोह और कपूरस को गुड नाइट और गुड बाय बोलकर सभी अपने अपने घर जाते हैं और जल्दी ही अरु रोह को लेकर उसके रूम में आता है। अरु रोह को बेड पर बिठाता है और फिर क्लोजेट रूम में जाकर वो रोह के लिए उसका नाइट ड्रेस लेकर आता है और साथ में अपना भी टी शर्ट और शॉर्ट निकालता है, क्योंकि अभी अरु का आधा सामान तो केएम में ही शिफ्ट करवा दिया गया था। अरु रोह को उसके कपड़े देते हुए उससे कहता है, परी जाओ बेटा जल्दी से चेंज करके आओ आप। इस पर रोह अपनी बच्चों वाली शक्ल बनाकर अरु से कहती है, अरु मैं थक गई हूं ना, आप ही कर दो, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। तभी अरु अपना सिर हिलाते हुए रोह से कहता है, अच्छा आओ मैं कर देता हूं, पर अभी सोना नहीं है आपने, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अरु की बात सुनकर रोह को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग जाता है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। रोह अभी पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और शायद उसे डर भी लगने लगता है, पर कहीं ना कहीं उसे पता था कि एक ना एक दिन अरु के सामने सब कुछ तो आने ही वाला है, तो उसने सोचा कि इससे पहले अरु अपने तरीके से सब पता करे वो खुद उसे सब कुछ सच सच बता देगी। अरु झट से रोह को उसकी नाइट ड्रेस पहना देता है और खुद भी अपनी टी शर्ट और शॉर्ट पहन लेता है, क्योंकि इस वक्त आज उसे कुछ भी करके रोह से वो सच पता करना ही था, इसीलिए वो दूसरी बातों में ज़्यादा समय नहीं गंवाता। अरु बेड पर बैठता है और रोह को अपनी गोद में बिठाकर उन दोनों को एक सॉफ्ट कंबल से कवर कर देता है। चैप्टर 63 फाइनली अरु के सामने आया रोह का खौफनाक अतीत। अरु अभी बेड पर हेडबोर्ड के सपोर्ट से बैठा हुआ होता है और रोह उसकी गोद में होती है। दोनों भी पैर से लेकर गले तक कंबल से कवर होते हैं और उनके हाथ भी कंबल के अंदर ही होते हैं। रोह की नाइट ड्रेस जो कि असल में एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट होती है, तो अरु धीरे धीरे अपना एक हाथ रोह के थाई पर रखकर उसे रब करने लगता है, जो अभी एक्सपोज होती है रोह के शॉर्ट की वजह से। अरु ने रोह को अपनी गोद में कुछ इस तरह से बिठाया हुआ होता है कि रोह का चेहरा अरु के चेहरे के ठीक आगे होता, मतलब रोह अरु के एक साइड पर होती है। अरु अपने दूसरे हाथ से रोह का एक गाल पकड़ते हुए उससे कहता है, बेटा देखो दोपहर में तो आपने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ही कल बताया था, पर अभी मुझे सब कुछ जानना है सच सच, और डेयर यू ट्राई टू चेंज दिस टॉपिक नाउ, और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, क्योंकि आपको झूठ बोलना नहीं आता, और अगर आपने मेरे आगे झूठ बोला भी ना तो मैं झट से पकड़ लूँगा और फिर पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज आई हेट लायर्स। तो अभी आप बोलो कि क्या हुआ था 9 साल पहले जिससे आप इतना डर जाते हो बच्चे। अरु की बात सुनकर रोह की बॉडी कांपने लगती है और वो घबराते हुए अरु से कहती है, वो अरु। रोह को कांपता देख अरु बेड की साइड में रखे टेबल से पानी का ग्लास लेता है और रोह के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, बेबी फर्स्ट हैव दिस वाटर। अरु रोह को धीरे से पानी पिलाता है और फिर उसके चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए उससे पूछता है, आप ठीक हो जान? कुछ अजीब फील हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं आपको? रोह सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है और ये देख अरु भी परेशान हो जाता है और फिर वो रोह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं, आप अभी सो जाओ, इस बारे में हम और कभी बात करेंगे। इतना कहकर अरु अपना हाथ टेबल लैंप की तरफ बढ़ाने ही वाला होता है कि रोह अपनी कांपती हुई आवाज़ में अरु से कहती है, नहीं अरु, मुझे ये बात आज आपको बतानी ही है, मुझसे नहीं सहा जा रहा है, अभी दर्द होता है मुझे वो सब कुछ याद करके, इसीलिए मुझे वो सब आपके साथ शेयर करना है, पर वो सब कुछ सुनने के बाद आप मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगी प्लीज़। इतना कहते ही रोह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अरु उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर उसे अपने से अलग कर उसके आंसू साफ करता है। तभी अरु रोह के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मैं भला आपसे दूर कैसे जा सकता हूँ बेबी, अभी तो हम एक है ना। रोह सिर्फ अपना सिर हिलाती है और इस पर अरु रोह से आगे कहता है, तो अब ना हम दूर हो सकते हैं और ना ही कोई हमें एक दूसरे से अलग कर सकता है।
आप मेरी जान हो और मेरी जान को कोई मुझसे अलग करे इतनी किसी में भी हिम्मत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं और अब बिना डरे बताओ कि क्या हुआ था बेटा। देखो अरु, यही है ना आपके साथ, बिल्कुल आपके पास तो मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा डरेगा नहीं और बताएगा ना मुझे सब कुछ। रो अरु की आंखों में देखती है, जिससे उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपना सिर हिलाती है। ये देख अरु रो का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तो चलो एक लंबी सांस के साथ बाबाजी का नाम लो और बताओ। जैसे अरु कहता है वैसे ही रो एक लंबी सांस लेती है और फिर अपनी आंखें बंद कर वाहेगुरुजी को याद करती है। रो के साथ अरु भी अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन बाबाजी से प्रार्थना करते हुए कहता है, बहुत मुश्किल से मानी है ये बाबाजी, प्लीज़ आज कुछ गलत ना करी। मेरे बच्चे का साथ देना और उसे इतनी हिम्मत देना कि वो बिना डरे सब कुछ मुझे खुलकर बता सके, ताकि आगे जाकर मैं उसके दर्द और तकलीफ को मिटा पाऊँ। प्लीज़ बाबाजी, आज हम दोनों को आपकी बहुत ज़रूरत है, तो आप बस साथ रहना हमारे। इतना कहकर अरु अपनी आंखें खोलकर रो की तरफ देखता है, जो अभी अपनी प्यारी पर डरी हुई नज़रों से सिर्फ उसकी तरफ ही देख रही होती है। रो को देख अरु उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और उससे पूछता है, आप रेडी हो प्रिंसेस? एक बार फिर से सोच लीजिए बच्चे। रो अपनी पलकें झपकाती है और फिर अरु के सीने से लग जाती है। रो का जवाब जानते हुए अरु रो के बालों पर किस करता है और उससे कहता है, ठीक है तो बताइए। मैं हूँ यहाँ पर और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब तक आपकी बात पूरी नहीं होती मैं एक सेकंड के लिए भी सोऊंगा नहीं या फिर यहाँ से हिलूंगा नहीं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा डर लगे या तकलीफ हो, आप उसी वक्त रुक जाना, क्योंकि मेरे लिए मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका कोई पास्ट। हम अरु की बात सुनकर रो को जैसे सुकून मिलता है और वो अरु को और कस के पकड़ लेती है। तभी रो अरु के धड़कते हुए सीने पर अपना सिर रखकर अरु को बताती है, ये तब की बात है अरु, जब मैं सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं थी और घर में भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई मुझे अच्छा बुरा बता सके। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था, यहाँ तक कि क्लास में भी कोई मुझसे बात नहीं करता था। सब मुझे चिढ़ाते थे, बुली करते और मारते भी थे, पर मैंने कभी किसी की कंप्लेंट टीचर से नहीं की, क्योंकि अगर मैं उनकी कंप्लेंट टीचर से करती तो वो सबसे पहले मेरे चाचू को बुलाते और फिर चाचू मुझे और मारते, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मेरी ही क्लास में एक प्रीति नाम की लड़की थी और वो दिखने में भी मुझसे काफ़ी सुंदर थी, पर उसने कभी मुझसे बात तक नहीं की। पर एक दिन, यहाँ से फ्लैशबैक है, जब रो 8 साल की थी। फ्लैशबैक 9 साल पहले। तब रो की उम्र 8 साल की थी। हर रोज की तरह रो आज भी अपने क्लासरूम में थी और अभी उसका ब्रेक हो चुका था, तो क्लास के सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्लासरूम में ही अपना खाना खा रहे थे। रो के चाचू चाची ने कभी उसे टिफ़िन नहीं दिया, जिसकी वजह से वो बच्ची हमेशा भूखी ही रहती थी। यहाँ तक कि बचपन में भी उसे भूखा तड़पता रखा जाता था, जिसकी वजह से वो आज इन फ्यूचर प्रेजेंट टाइम में इतनी ज़्यादा कमज़ोर है। रो हमेशा की तरह आज भी चुपचाप अपनी जगह पर अकेली बैठी होती है, क्योंकि कोई उसके साथ नहीं बैठता। सब बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं और वो हमेशा की तरह अपना सिर नीचे किए बैठी होती है। कुछ समय बाद उसे बाथरूम जाना होता है, तो वो रूम से बाहर निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है। पर तभी बीच में उसे कुछ अजीब सी, या फिर कहे तो किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर रूह अपनी जगह पर ही रुकती है और इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक रूम की तरफ पड़ती है, जो कि स्कूल का ही एक खाली रूम होता है। इतने में ही एक बेल बजती है, जिससे ये पता चलता है कि अभी ब्रेक टाइम खत्म हो गया, और तभी वो लड़की की आवाज़ भी आना बंद हो जाती है। जब वो आवाज़ें आती है तभी उस जगह पर रूह के अलावा कोई नहीं होता जो वो आवाज़ें सुन पाए। ब्रेक खत्म होने ही वजह से सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम की तरफ आ जाते हैं और रूह भी अपने क्लास में वापस चली जाती है। ऐसे ही रूह के सारे क्लासेस हो जाते हैं और स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है। सभी बच्चे रूह को चिढ़ाकर और यहाँ तक कि उसे मारकर क्लासरूम से बाहर आते हैं और धीरे धीरे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रूह की स्कूल का टाइम दोपहर में 12 से 5 तक का होता है और उसके स्कूल में 12 तक की क्लासेस होती है। उन बुरे बच्चों के मारने की वजह से रूह को कुछ चोटें लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए क्लास में ही रुक जाती है और फिर पूरी क्लास खाली होने के बाद अपनी क्लासरूम से बाहर आती है। उसके घुटनों और कोहनी से खून निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने चोटों को साफ करने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है। अभी स्कूल पूरी तरह के खाली होता है, पर जो कॉलेज वाला साइड है वहाँ अभी भी स्टूडेंट्स होते हैं, पर वो स्कूल की दूसरी तरफ होता है। रूह अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से बाथरूम की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी उसकी कानों पर वो आवाज़ फिर से पड़ती है जो उसने ब्रेक में सुनी थी। अभी तो वो आवाज़ बहुत तेज होती है और रूह के अलावा वहाँ कोई नहीं होता जो ये आवाज़ सुन सके। तभी रूह अपने मन में सोचते हुए खुद से कहती है, क्या है उस रूम में? ये तो किसी लड़की की आवाज़ लग रही है ना, पर कौन होगी? मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए क्या बाबा जी? अगर वो लड़की उस रूम में फंसी हुई है तो हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर रूह धीरे धीरे उस रूम की तरफ बढ़ती है, ये सोचकर कि अंदर जो कोई भी लड़की है वो उसकी हेल्प कर देगी। पर उस मासूम को ये नहीं पता होता कि ये उसकी कितनी बड़ी गलती हो सकती है।
रूह उस रूम के पास जाती है और धीरे से अपने छोटे और नाजुक हाथों से वो दरवाज़ा खोलती है जो शायद अंदर से बंद नहीं होता। रूम का दरवाज़ा खोलने के बाद रूह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अंदर की तरफ झांक कर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तो रूह धीरे से अंदर चली जाती है ये देखने के लिए कि शायद उसे कुछ दिख जाए, पर अंदर जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता, पर आवाज़ें अभी भी आती है। तभी उसकी नज़र एक पर्दे पर पड़ती है और आवाज़ भी उसी तरफ से आती है, तो रूह उस पर्दे की तरफ बढ़ती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, फिर जब रूह वो पर्दा हटाती है तब उसकी नज़र एक दरवाजे पर पड़ती है और वो बहुत धीरे से खुद से कहती है, अरे यहाँ तो और एक रूम है, शायद इसके बारे में किसी को नहीं पता। रूह धीरे से उस दरवाजे को अंदर की तरफ पुश करती है जिसकी वजह से वो दरवाज़ा खुल जाता है। जब रूह अंदर जाकर देखती है तो उसके आगे का नज़ारा देख उसके होश उड़ जाते हैं और उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। रूह देखती है कि अंदर एक बेड होता है जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई होती है और उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं होता। उस लड़की के ऊपर एक लड़का होता है जो कपड़े पहने होता है, पर उसकी जीन्स उसके कमर से नीचे होती है और उस लड़के की वजह से रूह ना तो उस लड़के का चेहरा देख पाती है और ना ही उस लड़की का। जब रूह एक बार उनकी तरफ ध्यान से देखती है तब वो लड़का उस लड़की के ऊपर उसकी बॉडी में खुद को इंटर किए होता है और बहुत जोर जोर से किसी जंगली जानवर की तरह मूव कर रहा होता है, जिससे वो लड़की चीखने लगती है। रूह के लिए ये सब पहले ही इतना खौफनाक हो जाता है कि वो कांपने लगती है, पर तभी उसकी नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो वहाँ खड़े होते हैं। जब वो लड़का उस लड़की के ऊपर से उठता है तभी रूह उस लड़की का चेहरा देखती है और जब उसे ये पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं उसके ही क्लासमेट प्रीति है तब उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। तभी रूह उन तीनों लड़कों को भी देखती है जो असल में एक दो के स्टूडेंट्स होते हैं और अभी प्रीति के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। वो सब देखकर रूह के पैर लड़खड़ा जाते हैं कि उनकी पहले से ही उसके घुटनों में लगी होती है, तो इसी वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उन तीनों लड़कों का ध्यान रूह की तरफ जाता है। जब वो लड़के रूह को देखते हैं तभी उनमें से एक लड़का बाकी दोनों लड़कों से कहता है, अबे ये यहाँ कैसे आ गई, तुम लोगों ने ठीक से दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्या? इस पर दूसरा लड़का उसे जवाब देते हुए कहता है, किया तो था पर जाने दे, अब आ गई है तो इसके प्रीति साथ साथ इसके रूह भी मजे लेते हैं। तभी पहला लड़का दूसरे लड़के से कहता है, दिमाग ठीक है क्या तेरा? वो प्रीति 12 साल की है और ये रूह बहुत छोटी है, नहीं इसके साथ हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे, पर इसकी आंखों के आगे इसकी क्लासमेट के साथ बहुत कुछ करेंगे। उस लड़के की बात सुन उसके दोनों फ्रेंड्स रूह की तरफ देख उसे एविल स्माइल देने लगते हैं। उन तीनों के ऐसे एक्सप्रेशन देख रूह बहुत डर जाती है और वहां से उठते हुए पीछे की तरफ जाने लगती है। तभी तीसरा लड़का झट से दरवाज़ा ऊपर से लॉक कर देता है और रूह की तरफ देख उससे कहता है, क्या लगा तुम्हें कि हम इतने आसानी से तुम्हें यहाँ से बाहर जाने देंगे? अब तो तुम हमारा पूरा राज जान चुकी हो, तो तुम्हें भी उस प्रीति के साथ मरना होगा, क्योंकि तुम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हो, पर सबसे पहले हमें हमारे उस खिलौने के साथ थोड़ी देर और खेलना है। इतना कहकर वो लड़का प्रीति की तरफ जाता है और उसके ऊपर आकर उसकी बॉडी में इंटर करता है। प्रीति उसे अपनी विग बॉडी से रोकने की कोशिश करती है पर वो उसका मुंह बंद कर देता है। जब वो लड़का प्रीति के साथ सब कर रहा होता है तभी रूह उसकी तरफ आती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसे प्रीति के ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए उससे कहती है, उठो, तुम सब के सब बहुत गंदे हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, छोड़ो प्रीति को। प्रीति तभी वो प्रीति रोते हुए बहुत ही धीमी आवाज़ में रूह से कहती है, रूही बचाओ मुझे, ये लोग मार डालेंगे मुझे, प्लीज़ हेल्प मी। तभी वो लड़का प्रीति का मुंह अपने हाथ से बंद करते हुए किसी हैवान की तरह वो सब करने लगता है और उसके दोनों फ्रेंड्स अभी रूह को पकड़े हुए होते हैं। रूह उनकी पकड़ में झटपटा रही होती है कि तभी पहला लड़का रूह से कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। इतना कहकर वो रूह के पेट पर मारता है, जिसकी वजह से रूह चिल्लाती है और रोने लग जाती है। इधर वो तीनों उस प्रीति के साथ जबरदस्ती करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तभी उनमें से दूसरा लड़का एक बड़ा सा चाकू लेता है और प्रीति की तरफ बढ़ता है। ये देख रूह डर के मारे कांपने लगती है और रोते हुए उस लड़के से कहती है, प्लीज़ मत मारो, छोड़ दो उसे, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करूँगी, प्लीज़ छोड़ो उसे। प्रीति पर वो रूह की एक नहीं सुनते और उस मासूम सी बच्ची के आगे प्रीति को बहुत बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के मारते हैं। ये सब देख रूह बिल्कुल चुप हो जाती है और बिना अपनी पलकें झपकाए प्रीति के बॉडी की तरफ ही देखने लगती है जो अभी ज़मीन पर बेजान पड़ी हुई होती है। इतने में ही उन लोगों के कानों पर कुछ आवाज़ें पड़ती है जो कि दरवाज़ा ठोकने की होती है और ये देख वो तीनों लड़के घबरा जाते हैं और उनमें से तीसरा लड़का रूह की तरफ देख गुस्से में उससे कहता है, ये सब तुमने किया ना, तुमने ही बताया ना सबको, देखो अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर वो लड़का अपनी तेज कदमों से रूह की तरफ बढ़ता है और रूह को उसकी एक बाजू से पकड़ के उसे खड़ा करता है। रूह को तो कुछ होश ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा होता है, वो तो बस प्रीति की तरफ ही देख रही होती है। तभी बिना कुछ सोचे समझे वो लड़का रूह की पेट में वो चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से रूह की एक डरावनी और दर्दनाक चीख निकलती है और वो पीछे की तरफ जाती है और अभी उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। तभी वो लड़का रूह की पेट से चाकू निकालता है, जिसकी वजह से रूह की बॉडी में एक झटका लगता है।
उतने में ही दरवाज़ा खुल जाता है और प्रीति के पेरेंट्स, कुछ टीचर्स, प्यून और कुछ स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के साथ अंदर आते हैं और वो दिल दहलाने वाला नज़ारा देखते हैं। तभी वो लड़का रूह को पुश करता है जिसकी वजह से रूह ज़मीन पर गिर जाती है। वो लड़का अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ भागने ही वाला होता है कि कुछ टीचर्स मेल उन तीनों को पकड़ लेते। चैप्टर 64 9 साल पुराने हादसे के लिए रूह मानती है खुद को जिम्मेदार। जब टीचर्स रूह को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं तभी वो जल्दी से रूह को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उन लड़कों को पुलिस पकड़ के ले जाती है। रूह के पेट में वो चाकू कुछ इस तरह से लग जाता है जिसकी वजह से उस छोटी सी बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। सबको तो ऐसे ही लगता है कि इतनी गहरी चोट के बाद रूह का बचना मुश्किल होगा, पर शायद बाबाजी की कुछ खास ही मेहर होती है उस पर कि उसकी जान बच जाती है। पर उसे पूरे 1 हफ्ते बाद होश आता है और गहरी चोट होने के कारण उसे 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। रूह स्कूल की बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होती है जिसकी वजह से उसके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा स्कूल वालों की तरफ से होता है। उस हादसे में रूह की जान तो बच जाती है पर उस खौफनाक नज़ारे की वजह से वो पूरी तरह से शांत हो जाती है। रूह तो पहले से ही किसी से बातें तक करती नहीं थी क्योंकि उससे बातें करने वाला कोई नहीं होता था, पर अभी तो वो सच में चुप हो जाती है। उस नन्ही सी जान के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी उसके चाचू चाची को उस बच्ची पर ज़रा सा भी तरस नहीं आता और वो हमेशा की तरह उसे ताने मारते हैं, उससे काम करवाते हैं और यहाँ तक कि उसे बेहोश होने तक का मारते हैं। कभी कभी तो रवि अपने गुस्से में रूह के पेट पर ही मारने लगता था जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता था और डॉक्टर ने भी पहले ही ये साफ साफ कहा था कि गहरी चोट लगने की वजह से रूह का पेट अभी बहुत कमज़ोर हो चुका है, अगर उस पर कोई और चोट फिर से लगी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। पर डॉक्टर की वार्निंग को अनसुना कर वो लोग रूह की पेट पर किसी पंचिंग बैग की तरह वार करते थे। फ्लैशबैक एंड रूह की बात सुनने के बाद तो जैसे अरु सांस लेना ही भूल गया था। उसे अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था जब रूह ने उसे सब कुछ सच सच बताया। अरु ने रूह की तरफ देखा जो अभी बहुत घबराई हुई थी और फिर वो अपने मन में ही सोचने लगता है, इतना कुछ हो गया मेरे बच्चे के साथ। ये सब सुनकर ही मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं, तो इस छोटी सी जान पर तब क्या गुजरी होगी, कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने वो सब। सिर्फ 8 साल की बच्ची और उसके नज़रों के आगे इतनी हैवानियत। मेरी बच्ची की मासूमियत छीन ली उन दरिंदों ने, उसकी जान लेने की कोशिश की, इसकी सज़ा तो जरूर मिले। अरु अपने ही दुनिया में खोया हुआ होता है कि तभी उसे रूह की भारी आवाज़ सुनाई देती है, तो अरु रूह की तरफ देखता है जो अभी लंबी सांसें ले रही होती है। रूह का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका होता है और आंसुओं की वजह से उसका चेहरा गिला भी होता है। रूह को इस हालत में देख अरु का दिल तेजी से दौड़ने लगता है। तभी रूह अरु की तरफ देख रोते हुए उससे कहती है, मैंने उसे नहीं बचाया अरु, उसने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने नहीं की। माँ, मेरी वजह से उसकी जान गई। मैं इससे पहले कि रूह अपनी बात पूरी करे अरु उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी बैक को रब करते हुए उससे कहता है, नहीं बेबी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप तब बहुत छोटू से थे, तो ज़रा सोचो कि मेरा इतना छोटा बच्चा उन बड़े बड़े शैतानों का सामना कैसे कर पाता। पर आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, तो इसमें आप खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। अरु रूह को अपने तरीके से समझाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी अचानक से रूह की सांसें उखड़ने लगती है और उसके बॉडी में कुछ झटके पड़ते हैं जिसे देख एक पल के लिए अरु की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तभी अरु जल्दी से खुद को संभालते हुए रूह की तरफ देखता है जो अभी अपनी आंखें बंद कर रही होती है और ये देख अरु रूह के गाल थपथपाते हुए उससे कहता है, परी नहीं, आंखें बंद नहीं करना बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास, आप मेरी तरफ देखो परी। अरु की बात को अनसुना करते हुए रूह अपनी आंखें बंद कर देती है और अरु की बाहों में बेहोश हो जाती है। रूह को ऐसे बेहोश होता देख अरु के दिल की धड़कन तो जैसे ही रुक जाती है। वो जल्दी से रूह की पल्स देखता है और रूह को बेड पर सुलाकर उसकी हाथ में एक शॉट लगाता है। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि रूह की कंडीशन अभी स्टेबल है, तभी अरु फिर से रूह की सारी बातें उसके पास्ट की याद करता है और झटके से अपने घुटनों पर बैठे जाता है। अरु तो अभी चुप होता है पर उसकी आंखें उसका सारा दर्द बयान कर रही होती है। अरु बेड पर सोई या फिर कहे तो बेहोश पड़ी हुई रूह की तरफ देखता है और बस वैसे ही उसके सब्र की सीमा टूटने लगती है और वो बहुत जोरों से रोने लगता है। रूह का रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से अरु के रोने की आवाज़ बाहर नहीं जाती, वरना बाहर सबको भी पता चल जाता कि अरु अब पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। अरु पिछले आधे घंटे से लगातार रो रहा होता है और उसके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं। तभी वो अपना फ़ोन उठता है और किसी को एमएसजी करता है। 2 मिनट बाद जब अरु को उस इंसान का रिप्लाई आता है तभी अरु ज़मीन पर से उठता है और रूह की तरफ आता है। अरु धीरे से रूह के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, आप रेस्ट करो प्रिंसेस, अरु जल्दी से जाकर आते हैं। अरु को पता है कि इंजेक्शन के असर की वजह रूह अब सुबह तक नहीं उठेगी, तो अरु एक बार फिर से रूह के माथे पर किस करता है और रूम से बाहर चला जाता है। रूम से बाहर आते ही उसकी नज़र पार्थ पर पड़ती है जो उसके इंतजार में अभी कॉरिडोर में इधर से उधर चक्कर काट रहा होता है। हाँ, अरु पार्थ को ही एमएसजी करके रूम से बाहर आने के लिए कहता है। जब पार्थ को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है तभी वो समझ जाता है कि वो अरु ही है।
जैसे ही पार्थ अरु की तरफ देखने के लिए उसकी तरफ मुड़ता है तभी अरु बिना कोई समय गंवाए पार्थ की तरफ भागता है और उसके सीने से लगकर बहुत जोर से रोने लगता है। अरु को इस तरह से रोता देख पार्थ भी घबरा जाता है और अरु की बैक को रब करने लगता है। अरु पार्थ की बाहों में बस रोए ही जा रहा होता है। अरु को इतना रोते देख पार्थ उससे पूछता है, अरु क्या हुआ बेबी? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? और परी, वो तो आज तुम्हें सच बताने वाली थी, तो बताया कुछ उसने? अरु किसी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाता है और ये देख पार्थ अरु से पूछता है, क्या बताया? रुको, उससे पहले मेरे साथ आओ, देखो कैसे कांप रहे हो तुम। पार्थ अरु को लेकर सोफे की तरफ बढ़ता है जो कॉरिडोर में लगा हुआ होता है और वही एक टेबल होता है जिस पर एक पानी से भरा हुआ जग और ग्लास होता है। पार्थ अरु को उस सोफे पर बिठाता है और उस ग्लास में पानी भरकर अरु के मुंह की तरफ बढ़ाता है। अपने दूसरे हाथ से पार्थ अरु के बाल सहलाते हुए उससे कहता है, पहले ये पानी पिलो बेबी, देखो कितना रो रहे हो तुम। तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है और वॉर्म भी। अरु ना में अपना सिर हिलाता है पर पार्थ उसे अपनी आंखें दिखाते हुए जबरदस्ती से पानी पिला देता है जो अरु बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2-3 घूंट ही पीता है। पार्थ अरु का चेहरा अपने हाथ से साफ करता है और उसके चेहरे को अपने आगे लाते हुए उससे पूछता है, अभी बताओ क्या बताया परी ने जिसकी वजह से तुम इतना डर गए हो? अरु बिना कोई देरी किए शुरू से लेकर एंड तक पूरी बात पार्थ को बताता है जो रूह ने अरु को बताई है। अरु की बात सुनकर पार्थ की भी रूह कांप जाती है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरु की तरफ देखने लगता है। इस वक्त दोनों ही बिल्कुल चुप होते हैं पर दोनों की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगते हैं। दोनों में से कोई कुछ कहे इससे पहले वो उनके पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनते हैं। जब अरु और पार्थ मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं तब उन्हें वहां राघव दिखता है जो अभी नीचे अपने घुटनों पर बैठा होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक होते हैं और उसके आंखों में भी पानी भरा होता है। जैसे ही वो दोनों राघव को उस तरह से देखते हैं वो अपनी जगह से उठते हैं और राघव की तरफ भागते हुए आते हैं। अरु और पार्थ राघव की एक बाजू धीरे से पकड़ते हैं और तभी अरु राघव से कहता है, अंकल प्लीज उठिए। हमें पता है कि परी के अतीत के राज ने आपको भी पूरी तरह से तोड़ दिया है पर आप खुद को ऐसे कमजोर नहीं पड़ने दे सकते। थोड़ा सोचिए, अगर आप टूट गए तो हमारा क्या होगा? परी का क्या होगा? वो तो पहले से ही इतने बड़े हादसे का बोझ अपने सिर पर लिए जी रही है ना। माना कि पहले वो अकेली थी पर अब हम सब है उसके साथ, तो हमें उसे संभालना होगा और किसी भी हालत में बेबी को उस दलदल से बाहर निकालना होगा ना। अरु की बात सुनकर पार्थ भी उसका साथ देते हुए राघव से कहता है, अरु बिल्कुल ठीक कह रहा है डैड, आपको प्रिंसेस के लिए खड़ा होना होगा। उसे इस वक्त हम सबकी, उसके पूरे परिवार की बहुत ज़रूरत है, तो हम फिर से उसे अकेला नहीं कर सकते। अरु और पार्थ की बातें सुनकर राघव अपनी नम आंखों से उन दोनों की तरफ देखता है और फिर अगले ही पल वो दोनों राघव की बाहों में होते हैं और वो तीनों उनकी बेबसी पर रो रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद खुद को संभालते हुए वो वहां से उठते हैं और फिर पार्थ राघव और अरु की तरफ देख उनसे कहता है, अरु डैड क्या हमें इसके बारे में घर में सबको बताना चाहिए? इससे पहले कि राघव कुछ बोले अरु पार्थ के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, हाँ भाई, पूरी फैमिली बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो हमें उन्हें बताना ही होगा, पर उनसे पहले हमें आंटी और भाभी को ये बात बतानी होगी। तभी अरु राघव की तरफ देख उससे पूछता है, क्यों, मैंने ठीक कहा ना अंकल? अरु की बात सुनकर राघव उससे सहमत होकर कहता है, हाँ मुझे भी यही ठीक लग रहा है। तभी राघव पार्थ की तरफ देख उससे कहता है, पार्थ हमें ये बात अभी उन दोनों साक्षी और नीति को बतानी होगी क्योंकि ये सच में बहुत सीरियस बात है। एक काम करो, तुम नीति और साक्षी को लेकर हमारे रूम में आ जाओ, हम वही उन दोनों को सच बता देंगे। पार्थ राघव की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाता है और वहां से अपनी रूम की तरफ चला जाता है। इधर राघव अरु की तरफ देख उससे पूछता है, बेटा परी कैसी है अभी? इस पर अरु राघव से कहता है, अंकल आज जब उसने मुझे सब कुछ बताया उसके बाद उसे इंटेंस पैनिक अटैक्स आए और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है जिसकी वजह से अभी बच्ची को सुबह तक होश आ जाएगा। तभी अरु की आंखों में फिर से आंसू आते हैं और वो रोते हुए राघव से कहता है, उस हादसे में उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए परी खुद को ब्लेम कर रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर उसके दिमाग में 9 सालों से ये बात बैठ चुकी है कि प्रीति के साथ सब परी की वजह से हुआ है। अंकल हमें ये बात उसके दिमाग से निकालनी होगी वरना इसके इफेक्ट्स इतने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि जितने हम में से किसने ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। अरु की बात सुन राघव अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर वो दोनों राघव के रूम, जहां अभी रो सो रही है, की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही राघव रूम के अंदर आता है उसकी नज़र रो पर पड़ती है तो वो अपने कदमों से धीरे धीरे रो की तरफ बढ़ता है और फिर उसके पास बैठता है। रो को देख राघव के आंसू फिर से निकलने लगते हैं कि तभी राघव रूह के माथे पर किस करता है और उसका छोटा सा एक हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको इतनी सी उम्र में इतना कुछ सहना पड़ा और मैं कुछ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी प्रिंसेस। राघव रूह का हाथ पकड़ के रो रहा होता है कि तभी वहां नीति और साक्षी पार्थ के साथ आ जाते हैं और राघव को ऐसे रोता देख अरु की आंखों को भी पूरी तरह से लाल और सुजा हुआ देख वो दोनों डर जाती है।
चैप्टर 65 अरु का फीवर और कपूर फैमिली की अरु के लिए केयर। अरु को ऐसी बुरी हालत में देख साक्षी अरु के पास आती है और उसका एक हाथ पकड़ते हुए उससे पूछती है, अरु ये क्या हालत बना दी है बेटा तुमने अपनी और पार्थ ने ऐसे इतने हड़बड़ी में हमें बुलाया। सब ठीक है ना? तभी साक्षी की नज़र बेड पर सोई हुई रूह पर पड़ती है और वो अरु से पूछती है, अरु मेरी परी ठीक है ना? साक्षी के लाख पूछने के बाद भी शायद अरु में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मुंह भी खोल सके और अरु को ऐसे चुप देखकर साक्षी अपना आपा खो देती है और अरु पर चिल्लाते हुए उससे पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे अरहान बोलो, मेरी बेटी ठीक है ना? साक्षी को अरु पर ऐसे चिल्लाते हुए देख राघव तुरंत रूह के पास से उठता है और साक्षी की तरफ आते हुए उसे अपनी बाहों में ले लेता है। तो वही अरु अभी झटके से सोफे पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अरु को ऐसे रोता हुआ देख साक्षी को भी तकलीफ होती है क्योंकि आखिर में वो एक माँ ही है ना और अरु उसके लिए अपने बच्चे जैसा ही है। साक्षी अरु को इतना रोता देख उसके पास आती है और साक्षी को देखकर अरु से कंट्रोल नहीं होता और वो साक्षी की बाहों में रोने लगता है जो अभी उसे प्यार से अपनी बाहों में पकड़े होती है और उसका सिर सहला रही होती है। अरु को ऐसे देख नीति की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तो वही साक्षी अरु के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, अरु शांत हो जाओ बेबी और सबसे पहले तो रोना बंद करो। यू आर अवर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय और स्ट्रॉन्ग बॉय ऐसे रोते नहीं है बेटा। इस पर अरु साक्षी की तरफ अपनी आंसू भरी लाल आंखों से देख उससे कहता है, तो मैं क्या करूं और कैसे संभालूं खुद को? मेरा बेबी इतनी तकलीफ में है और उसे देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है आंटी। पता नहीं उसने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया पर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। अरु की बात सुनकर नीति अरु से पूछती है, अरु आज प्रिंसेस अपने पास्ट के बारे में कुछ बताने वाली थी ना तो उसने कुछ बताया? साक्षी भी अरु की तरफ देखने लगती है और फिर कुछ ना छिपाते हुए अरु सब कुछ उन दोनों को बता देता है जिससे उन दोनों को एक बड़ा सा सदमा लगता है। साक्षी अरु के पास से उठकर रूह के पास जाकर बैठ जाती है और नीति अभी पूरी तरह से ब्लैंक होकर अरु के पास बैठती है। पार्थ भी रूह के पास बैठता है तो वही राघव एक सिंगल सोफे पर बैठा होता है। तभी नीति बिना किसी एक्सप्रेशन के उन सब से कहती है, ये सब तो हमारे सोच से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक है और वो भी जब परी सिर्फ 8 साल की बच्ची थी। वो सब देखने के बाद तो हम जैसे बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है तो उस छोटी सी जान ने कैसे झेला होगा वो सब। ... अगर मैं या कोई और भी उसकी जगह होता तो कुछ भी नहीं कर पाता पर परी ने उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी नीति रोते हुए उन सब से कहती है, हम सब प्रिंसेस को विक समझते हैं पर वो विक बिल्कुल भी नहीं है। हाउस की बॉडी विक है पर उस बच्ची का विल पावर हम सब से कहीं गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत ब्रेव है हमारा बेबी एंड आई फील रियली प्राउड ऑन हर। नीति की बातों से वो चारों सहमत होते हैं और ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। वो सब अभी भी उसी रूम में बैठे होते हैं और वहाँ कोई भी सोया नहीं होता सिवाय अरु के। बहुत ज़्यादा रोने की वजह से अरु की आंखें बहुत लाल और छोटी हो जाती है तो वही उसका सिर भारी हो जाता है जिसकी वजह से उसे नींद आने लगती है। अरु उसी सोफे पर अपने पैरों को लंबा कर लेट जाता है और अपना सिर वहाँ बैठी नीति के गोद में रख देता है। जैसे कि मैंने पहले ही ये बात क्लियर की थी कि रिया, पंखु और नीति के लिए अरु बिल्कुल उनके बच्चे जैसा है तो वो तीनों अरु को बहुत लाड प्यार करती है। अरु को अपनी गोद में सिर रखकर सोता हुआ देख नीति के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है तो वही पार्थ का ध्यान जब अरु पर पड़ता है तो वो नीति की तरफ देख धीरे से उससे कहता है, नीति सोने दो उसे और उठाना मत। रो रो कर अपनी हालत खराब कर दी बच्चे ने, अगर थोड़ी देर सोएगा तो अच्छा रहेगा उसके लिए। नीति पार्थ की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाती है और अरु के माथे पर एक किस करते हुए उसके घने बालों को सहलाने लगती है। ऐसे ही 1-1.5 घंटा और बीत जाता है और तभी नीति को अचानक से कुछ महसूस होता है तो वो अपनी एक हथेली अरु के माथे पर रखती है और जैसे ही उसका शक यकीन में बदल जाता है उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। नीति पार्थ, राघव और साक्षी की तरफ देखती है जो अभी रूह के पास होते हैं और राघव साक्षी को संभाल रहा होता है। तभी नीति उन तीनों की तरफ देख उनसे घबराते हुए कहती है, मम्मा पापा पार्थ अरु को फीवर हो गया है। नीति की बात सुनते ही वो तीनों के तीनों बेड पर से उठकर तुरंत सोफे की तरफ आते हैं और राघव अरु के माथे को अपने हाथ से छूते हुए उन सबसे कहता है, हाँ हिज बॉडी इज बर्निंग लाइक अ फायर। तभी राघव पार्थ की तरफ देख उससे कहता है, पार्थ एक काम करते हैं हम इसे परी के पास सुला देते हैं, ऐसे सोफे पर अनफर्टेबल फील करेगा बच्चा। राघव की बात से सहमत पार्थ जब अरु के सिर को नीति की गोद में से नीचे सोफे पर रखता है तभी अरु दर्द की वजह से कराहने लगता है और उसे देख पार्थ उससे कहता है, चुप बेबी कुछ नहीं हुआ। पार्थ की आवाज़ सुन अरु बहुत धीरे से अपनी भारी आंखें खोलता है और फिर पार्थ की तरफ देख अपनी धीमी आवाज़ में उससे कहता है, भाई मेरा सिर चकरा रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। इतना कहकर अरु दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अरु को ऐसे देख राघव उसके माथे पर किस करता है और उसके बाल सहलाते हुए उससे कहता है, बहुत ज़्यादा रोने की वजह से तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है बेटा और देखो क्या हालत बना दी है तुमने अपनी, इतना फीवर हो गया है तुम्हें। अभी तुम बिना कोई नखरे दिखाए चुपचाप फीवर की एक मेडिसिन खा लो और चलकर बेड पर सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। राघव की बात सुनकर अरु किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह बनाते हुए राघव से कहता है,
अंकल मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा तो मेरा फीवर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसके लिए मेडिसिन क्यों? आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो। अरु की बात खत्म होते ही राघव और पार्थ मिलकर धीरे से अरु को बेड पर बिठाते हैं और फिर पार्थ अरु को घूरते हुए राघव से कहता है, ये देखो डैड, ये है हमारे वेरी ब्रेव एंड स्ट्रिक्ट डॉक्टर अरहान मल्होत्रा, जो अभी अपने आप को एक बिल्कुल छोटी सी मेडिसिन से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अरु पार्थ की तरफ देख उसे अपना पपी डॉग वाला फेस दिखाता है और ये देख पार्थ अरु से अपनी स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, तुम ना मेरे आगे ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो अरु, और अपनी ये क्यूट सी शक्ल तो मुझे दिखाना ही नहीं। देखो कितना बुखार चढ़ गया है और तुम्हें मेडिसिन नहीं खानी। पता है ना कितना रिस्की होता है ये, तुम खुद डॉक्टर होकर मेडिसिन खाने के लिए मुंह बना रहे हो। तभी नीति पार्थ के हाथ में एक मेडिसिन देती है और पार्थ वो मेडिसिन अरु को देते हुए उससे कहता है, चलो चुपचाप ये मेडिसिन खाओ। अरु अपना सिर ना में हिलाता है और ये देख पार्थ को गुस्सा आता है और पार्थ अरु पर थोड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए उससे कहता है, अरु देखो, डोंट टेस्ट माई पेशेंस लेवल, सच बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा ये तुम्हारे लिए। अभी मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और ये मेडिसिन खा लो, वरना मेरा एक थप्पड़ खाओगे और उसके बाद मैंने भाई वीर को भी बता देना है। अगर भाई को इस बारे में पता चला तो फिर तुम खुद जानते हो कि कैसा तूफान आएगा। पूरा मल्होत्रा हाउस और केएम सिर पर उठा लेंगे वो, तो चुपचाप मेरी बात सुनो। वैसे अरु दुनिया वालों के लिए चाहे कितना ही पावरफुल और खतरनाक क्यों ना हो, पर फैमिली के आगे वो उनका बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसे सब बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग करते हैं। ये बात अलग है कि रूह के आने के बाद रूह के लिए सबके सब प्रोटेक्टिव है, पर अरु की जो जगह है वो तो रूह भी नहीं ले सकती क्योंकि अरु उनका प्रिंस है तो रूह उनकी प्रिंसेस। पार्थ की खतरनाक डांट सुनकर अरु का फीवर की वजह से पीला पड़ा हुआ चेहरा और उतर जाता है और अभी बेचारे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरु को ऐसे डरा हुआ देख नीति पार्थ की तरफ देखती है जो अभी अरु को ही घूरे जा रहा होता है। अरु अभी बेड पर बैठा हुआ होता है और पार्थ और नीति उसके आगे खड़े होते हैं, तो वही राघव उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अपने बच्चों को देख रहा होता है, पर साक्षी वहां नहीं होती। जब नीति पार्थ को अपनी बड़ी और डरावनी नज़रों से अरु को घूरते हुए देखती है तो वो झट से अरु और पार्थ के बीच में आकर अरु को छिपा लेती है और अरु भी नीति की कमर से अपने हाथों को लपेटकर उसके पेट में अपना चेहरा छिपा देता है। नीति अरु के सिर को किसी बच्चे की तरह सहलाते हुए पार्थ से कहती है, पार्थ क्यों चिल्ला रहे हो, तुम पहले से ही बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और उस पर तुम और इसे डरा रहे हो। थोड़ा प्यार से समझा सकते हो ना, पर नहीं। तभी नीति अरु के बालों को संवारते हुए उससे कहती है, अरु प्लीज़ मेडिसिन खा लो ना बेबी। अरु अपना सिर उठाकर नीति की तरफ देखता है और फिर अपना मुंह सिकुड़ते हुए उससे कहता है, नहीं ना भाभी। अरु की बात सुनकर नीति पार्थ की तरफ देखती है जो अभी उसे ही देख रहा होता है। आखिर में पार्थ अरु के पास आता है और उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़ता है और अरु को बड़े ही प्यार से समझाते हुए उससे कहता है, अरु प्लीज़ मेरी बात मानो ना बेटा, देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम तुम्हारे बच्चे का ध्यान कैसे रखोगे? उसके लिए तो यू हैव टू स्टे फिट एंड हेल्थी ना। अपने बेबी के लिए मान जाओ और खा लो ना ये दवा प्लीज़ बच्चे। पार्थ की बात सुन अरु एक नज़र रूह की तरफ देखता है और फिर सिर्फ और सिर्फ रूह के लिए वो अपना सिर हाँ में हिलाता है। पार्थ अरु को मेडिसिन देता है और अरु के मेडिसिन खाने के बाद राघव उसे पानी पिलाता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, अभी चलो टेक रेस्ट। राघव अरु से आगे कुछ कहता कि उतने में ही साक्षी रूम में आती है और उसके हाथ में अभी एक ट्रे होती है जिसमें एक ठंडे पानी का बाउल होता है और एक साफ पट्टी होती है। साक्षी अरु की तरफ आती है और फिर वो ट्रे एक साइड टेबल पर रखकर वो अरु के माथे पर अपनी एक हथेली रखती है। जैसे ही साक्षी की हथेली अरु के माथे को छूती है उसकी आंखों में डर पैदा हो जाता है और वो उन तीनों राघव, पार्थ और नीति की तरफ देख उनसे कहती है, बच्चे का माथा तो बहुत जल रहा है। वो तीनों भी साक्षी की बातों में हामी भरते हैं, तो वही साक्षी अरु की तरफ देख उससे कहती है, अरु तुम सो जाओ बेटा, देखो कितने कमजोर दिख रहे हो। साक्षी की बात सुन अरु बिना कोई बहस करे रूह की बगल में सो जाता है। राघव रूह की कंबल से अरु को भी ढक देता है और शायद मेडिसिन की वजह से अरु को झट से नींद आ जाती है। तभी साक्षी अरु के सिर के पास बैठती है और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना चालू कर देती है। वो तीनों भी अभी एक बड़े से सोफे पर साथ में ही बैठ जाते हैं और इधर साक्षी अरु की पट्टियां करती है। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और सुबह होती है। तभी सूरज की किरणें सीधे साक्षी के चेहरे पर पड़ती है जो अरु के बगल में अपना सिर बेड के हेडरेस्ट से टिकाकर बैठे बैठे ही सो रही होती है और उसका एक हाथ अभी भी अरु के माथे पर ही होता है। सूरज की किरणों की वजह से साक्षी की नींद खुलने लगती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अरु के बगल में देखती है। वो सबसे पहले अरु का बुखार चेक करने के लिए उसके माथे पर हाथ रखती है जो अभी बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये देख साक्षी एक राहत की सांस लेती है। तभी साक्षी रूह की तरफ देखती है जो अभी किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अरु से चिपक कर सो रही होती है, जिसे देख साक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। इसके बाद उसका ध्यान उन तीनों पर पड़ता है जो कि अभी भी सो रहे होते हैं। पार्थ राघव की गोद में अपना सिर रखकर सोया हुआ होता है, तो वही नीति पूरी तरह से राघव की एक बाह में होती है और उसका सिर राघव के सीने पर होता है। राघव ने भी अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ होता है ताकि वो नीचे ना गिरे।
उन तीनों को यूं सोता हुआ देख साक्षी का तो जैसे दिन बन जाता है। साक्षी धीरे से अरु की नींद को डिस्टर्ब किए बिना बेड पर से उठती है और फिर अरु और रूह के माथे पर किस करने के बाद राघव की तरफ आती है। तभी साक्षी दूसरी तरफ से क्यों की एक तरफ नीति सोई होती है, राघव के मजबूत कंधे पर हल्के से टैप करके उससे कहती है, राघव उठो, सी इट्स मॉर्निंग ऑलरेडी। राघव पहले तो राघव अपना फेस बनाता है, पर साक्षी के एक दो अटेम्प्ट्स प्रयत्न के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और साक्षी की तरफ देख उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी उसका ध्यान पार्थ और नीति पर पड़ता है जो अभी भी सोए हुए होते हैं और उन्हें ऐसे देख उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है कि तभी अचानक से उसे अरु के बुखार वाली बात याद आती है और वो साक्षी की तरफ देख वरीडली उससे पूछता है, साक्षी अरु का फीवर कैसा है अभी, कुछ कम हुआ क्या? राघव की बात सुन साक्षी एक छोटी सी मुस्कान के साथ उससे कहती है, डोंट वरी राघव, हिज फीवर इज कम्प्लीटली डाउन नाउ, पर हम उसे अभी सोने देते हैं। पिछले कई दिनों से क्या कुछ नहीं फेस कर रहा है बच्चा, दिन भर प्रिंसेस की टेंशन और उस पर हॉस्पिटल का वर्कलोड, डे एंड नाइट बैक टू बैक सर्जरीज, जिसकी वजह से ठीक से नींद भी पूरी नहीं होती उसकी, और शायद इसी वजह से उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो रही है। लेट हिम स्लीप, और वैसे भी प्रिंसेस भी सोई है, अगर अभी अरु को उठा दिया तो फिर से वो वही सब कल की बात सोचता रहेगा। साक्षी की बात सुनकर राघव उससे कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो साक्षी, पर हमें घर में सबको बताना होगा ना, क्योंकि ये बात हम नहीं छुपा सकते यार। एक काम करते हैं, जल्दी से फ्रेश होकर सबको इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो 10 बजे तक यहाँ के में आए और फिर उन्हें बता देते हैं। परी और अरु को सोने दो, जब तक वो खुद ना उठे हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ... कोष्टक। तभी राघव पार्थ और नीति की तरफ देख साक्षी से पूछता है, पर इनका क्या करे, इन्हें भी उठाना होगा क्या? साक्षी हाँ में अपना सिर हिलाती है तो राघव उससे कहता है, रहने दो ना यार इन्हें, ऐसे ही देखो कितनी चैन से सो रहे हैं मेरे बच्चे। इतना कहकर राघव उन दोनों के माथे पर किस करता है। चैप्टर 66 अरु और रूह का रोमांस। अरहान मल्होत्रा सिर्फ अपनी जान के आगे झुकता है। तभी साक्षी राघव की तरफ देख उसे हेल्पलेस लुक देते हुए उससे कहती है, वैसे मेरा भी दिल नहीं कर रहा, पर राघव इन्हें तो उठाना ही होगा ना, तो प्लीज़ अभी मेरी हेल्प करो इन्हें उठाने में। वैसे राघव की इच्छा तो नहीं होती, पर वो साक्षी की तरफ देख उससे कहता है, ठीक है तो तुम अपने लाडले को उठाओ, मैं अपनी बच्ची को उठा देता हूँ। साक्षी राघव को घूरती है, पर राघव साक्षी को इग्नोर करते हुए नीति के बालों को सहलाने लगता है और उससे प्यार से कहता है, नीति बच्चे उठो, देखो सुबह हो गई है बेटा। राघव की आवाज़ सुन नीति राघव के सीने में और अपना चेहरा छिपाती है। उसकी ये प्यारी सी हरकत देख राघव और साक्षी के चेहरे पर एक स्माइल आती है कि तभी साक्षी पीछे से नीति के बालों पर किस करते हुए उससे कहती है, नीति उठो बच्चा। साक्षी की आवाज़ सुनकर नीति अपनी आंखें खोलती है और साक्षी राघव को अपनी विनिंग वाली स्माइल देते हुए पार्थ से कहती है, पार्थ गेट अप बेबी। पर पार्थ तो पार्थ है, उसके कानों में तो एक जू तक नहीं रेंगती। तभी राघव नीति और साक्षी को चुप रहने का इशारा करता है और पार्थ के कान में धीरे से चिल्लाता है, ताकि अरु और रूह की नींद ना टूटे, अबे उठ जा मेरे कुंभकर्ण। देख नीति कहीं मिल नहीं रही है, शायद वो अपने पेरेंट्स के पास गई है। राघव की बात सुनते ही पार्थ धड़ाम से सोफे से नीचे गिरता है और अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखकर चिल्लाने लगता है, नीति नहीं मेरी बेबी ऐसे नहीं जा सकती। वो पागलों जैसे चिल्ला ही रहा होता है कि तभी राघव झट से अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे अपनी आंखें दिखाते हुए उससे कहता है, अबे चुप। ... क्या चिल्ला रहे हो तुम? राघव नीति की तरफ इशारा करता है जो अभी साक्षी के साथ मिलकर अपनी हंसी कंट्रोल करने में लगी होती है। तभी राघव पार्थ का एक कान पकड़कर उससे कहता है, वो रही तुम्हारी बेबी, एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हो ना अपने बेबी के बिना, पर एक बात याद रखो, अगर तुम्हारे चिल्लाने से उन दोनों की नींद टूटी ना तो मैंने सच में मेरी बच्ची को उसके मायके भेज देना है, वो भी पूरे महीने भर के लिए, फिर करते रहना बेबी बेबी हाँ। राघव की बात सुनते ही पार्थ की आंखें तो बस उसके आई सॉकेट से बाहर आने की ही देर थी। तभी पार्थ अपनी रोती हुई शक्ल बना के राघव की तरफ देख उससे कहता है, डैड क्यों आप मेरे दुश्मन बनकर मेरी लव लाइफ में ऐसे रोक लगा रहे हो? आपको अपने प्यारे प्यारे पोते पोतियों की शक्ल नहीं देखनी क्या? तभी पार्थ नीति की तरफ देख उसे अपनी एक विंक देते हुए उससे कहता है, क्यों बेबी हमें अभी और बहुत सारे इनकाउंटर्स करने हैं ना। पार्थ की बातें सुनकर नीति का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है तो वही साक्षी पार्थ का एक कान खींचते हुए उससे कहती है, बेशर्म, क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो? अभी दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, 10 बजे तक हम उन सबको यहाँ बुलाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये बात तो उन्हें भी पता होनी चाहिए ना। इस पर पार्थ सीरियस होकर साक्षी से कहता है, हाँ मॉम आप दोनों ने बिल्कुल सही सोचा। वैसे अभी हमारे शहजादे प्रिंस का बुखार कैसा है, कुछ कम हुआ क्या? इतना कहते ही पार्थ के साथ वो तीनों भी बेड की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कैसे रूह और अरु एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। तभी पार्थ अरु के माथे पर अपना एक हाथ रखता है और देखता है कि उसका फीवर अभी बिल्कुल नॉर्मल है। इस पर पार्थ एक चैन की सांस लेते हुए उन तीनों से कहता है, अरु को अभी फीवर नहीं है। अच्छा हुआ कि इसका फीवर उतर गया, वरना अगर परी उठ जाती और उसे पता चलता तो उसने अरु के लिए अपनी तबीयत खराब करनी थी।
वो तीनों भी पार्थ की बातों से सहमत होते हैं। तभी पार्थ राघव से कहता है, वैसे डैड आपको सच में लगता है कि अरु प्रिंसेस से दूर रह पाएगा? मतलब आप ही देखो ना, ये दोनों कैसे एक दूसरे से चिपक कर सो रहे हैं। इससे पहले कि पार्थ आगे कुछ और बोलता, राघव पार्थ को घूरते हुए उससे कहता है, अगर तुमने अभी एक शब्द भी बोला ना तो मैंने सच में नीति को उसके घर भेज देना है। राघव की बात सुनते ही पार्थ नीति को अपनी गोद में उठाता है और वहां से अपने रूम में भाग जाता है। राघव और साक्षी उनकी तरफ देख हंसते हैं और फिर वो भी अरु और रूह के माथे पर किस करने के बाद उनके दूसरे रूम में चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और 10 बजे तक सभी के आ जाते हैं। तब राघव उन्हें सब कुछ बता देता है जिससे उन सबको खासकर गर्ल्स को बहुत बड़ा शौक लगता है। उसके बाद पार्थ उन्हें अरु के फीवर की बात भी बताता है जिसे सुनकर मल्होत्रा फैमिली डर जाती है, पर वीर पूरी तरह से बौखला जाता है कि उसके बच्चे की तबीयत खराब थी और उसे पता भी नहीं। तभी राघव उसे समझाता है जिससे वीर शांत तो हो जाता है पर अरु से मिलने की बात करता है। पर तभी रोहन वीर को रोक लेता है और उससे कहता है कि जब अरु उठ जाएगा तब वो सब अरु से मिलेंगे और अभी उन दोनों अरु और रूह को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इधर रूह के रूम में रूह और अरु बहुत आराम से एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं कि तभी रूह की नींद खुलने लगती है और उसे अपनी छोटी और नाजुक सी बॉडी पर किसी का भार महसूस होता है। तभी रूह बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आगे देखती है तो उसे अरु का चौड़ा और मजबूत सीना दिखता है। जब रूह अरु और उसकी पोजीशन देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है क्योंकि अभी रूह का हाथ अरु के पेट से लिपटा होता है तो वही अरु अभी आधे से ज़्यादा रूह पर सोया हुआ होता है। अरु का एक पैर बेड पर होता है तो वही उसका दूसरा पैर रूह के थाई पर होता है। रूह ने भी शॉर्ट पहना था और अरु ने भी, तो उसकी वजह से दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। अरु का हाथ रूह की खुली कमर पर उससे लिपटा हुआ था और दोनों की ही कमर से नीचे की बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह से चिपकी हुई थी। रूह अरु की भारी बॉडी की वजह से अपने आप को जब पूरी तरह से कैद पाती है तो उसके मुंह पर छोटा सा पाउट बनता है और वो अरु के सीने पर से अपना सिर किसी बिल्ली के बच्चे की तरह बाहर निकालती है। तभी उसकी नज़र अरु के चेहरे पर पड़ती है जो अभी उसके बहुत बहुत करीब होता है। तभी रूह बिना अपनी पलकें झपकाए अरु के चेहरे को बड़ी ही बारीकी से देखने लगती है। सबसे पहले रूह की नज़र अरु के होंठों पर पड़ती है जो कि नेचुरली पिंक कलर के और पतले होते हैं। उस पर अरु की हल्की सी बियर्ड, अरु की स्टबल बियर्ड स्टाइल शेविंग थी। अरु के गोरे चेहरे पर वो बहुत ही ज़्यादा जच रही थी। तभी अचानक से रूह की नज़र अरु के नीचे वाले होंठ पर पड़ती है जहां उसके होंठ के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही छोटा सा तिल है जो कि बहुत ही गौर से देखने पर ही दिखता है। अरु का वो तिल तो जैसे उसके चाम में 4 चांद लगा रहा था। तभी रूह अरु के गालों पर अपना हाथ रखती है जो बिल्कुल सॉफ्ट थे और अरु के गालों पर एक छोटा सा दाग धब्बा भी नहीं था। बिल्कुल क्लीन स्किन थी अरु की। अरु के गालों के बाद उसकी नज़र अरु के नाक पर पड़ती है जो बिल्कुल सीधी है पर हर वक्त उस पर गुस्सा अपना डेरा जमाए बैठा होता है। फिर रूह की नज़र उसके बंद आंखों पर पड़ते हुए अरु के माथे पर जाकर रुकती है जिस पर अभी उसके बाल आ रहे थे। वैसे देखा जाए तो अरु अभी बहुत बहुत क्यूट और हैंडसम लग रहा था। अरु सोते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बहुत प्यारा और मासूम दिख रहा होता है जो रूह को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तभी रूह अपना क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है, दिस इज़ नॉट फेयर ना बाबा जी, ये तो मेरे से भी बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है और देखो कैसे छोटू बेबी की तरह सो रहे हैं। बाबा जी ये अभी इतने प्यारे लग रहे हैं पर जब ये मुझे डांटते हैं तभी कितने डरावने लगते हैं, मुझे तो डर लगता है। हाँ, पर जो भी है जैसे भी है सिर्फ और सिर्फ मेरे ही है। मैं मेरे अरु को किसी से शेयर नहीं करूँगी, किसी से भी नहीं। इतना कहकर रूह सबसे पहले अरु के माथे पर किस करती है, फिर उसकी बंद आंखों की दोनों पलकों से होते हुए उसके गालों पर। इतना ही नहीं, रूह अरु की नाक पर भी किस करती है और आखिर में रूह अरु के होठों की तरफ देखती है और फिर उसके होठों पर बार बार बेबी किस करती है। जब वो फिर से किस करने वाली होती है कि तभी अरु उठ जाता है और रूह के ऊपर आकर उसे अपने अंदर ले लेता है। ये सब इतने जल्दी होता है कि रूह को कुछ समझ में ही नहीं आता। पर जब वो अरु को अपने ऊपर देखती है तब अरु को अपने तरफ देख वो घबरा जाती है। तभी रूह अपना क्यूट सा मुंह बनाते हुए अरु से कहती है, आप जाग रहे थे, मुझे तो लगा आप सो रहे हो। तभी रूह अपनी आंखें छोटी करती है और अरु की तरफ थोड़े गुस्से भरी अंदाज में देखते हुए उससे कहती है, हो, इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे सोने का? तो फिर आपने मेरी बातें भी सुनी होगी। आपने सच में मेरी सारी बातें सुन ली। रूह अपनी मासूमियत भरी आंखों से अरु की तरफ देखती है। इस पर अरु रूह के गालों को अपने अंगूठे से रब करते हुए उससे कहता है, हाँ मैंने तो आपकी सारी बातें सुन ली, जो आपने कही थी वो भी और जो आपने नहीं कही वो भी। तभी अरु अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए रूह से पूछता है, वैसे आप मुझे एक बात बताइए मेरा छोटू बेबी कि ये आप मेरे साथ क्या कर रहे थे जब मैं सोया हुआ था? आप तो मेरा खुलेआम फ़ायदा उठा रहे थे। आपको पता भी है ये कितनी गलत बात है, ऐसे सोते हुए किसी का फ़ायदा नहीं उठाते। इस पर रूह इनोसेंटली अरु की तरफ देख उससे कहती है, पर मैं तो सिर्फ आपको किस्सी ही कर रही थी, सच्ची मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। रूह की बात सुनते ही अरु का दिल करता है कि वो इसी वक्त फिर से उसे अपना बना ले, पर उसे पता है कि रूह अभी फिजिकली वीक है।
अरु रो की तरफ देख उससे कहता है, आपने मुझे किसी की वो भी बिना मेरी परमिशन के, तो इसका मतलब आपको सज़ा तो मिलेगी। इतना कहकर अरु अपने होंठ रो के होंठों पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। अरु का ये कदम देखकर एक सेकंड के लिए तो रो चौंक जाती है, पर अगले ही पल वो अपने एक हाथ को अरु की गर्दन के पीछे लपेट देती है, तो वही उसका दूसरा हाथ अरु के घने बालों में जाता है और रो भी अरु को रिस्पॉन्स करने लगती है। अरु उसे बिना रुके पैशनेटली किस कर रहा होता है, पर अगले ही सेकंड वो रो को बहुत वाइल्डली किस करने लगता है। अरु का एक हाथ जो रो के टॉप में होता है वो अभी धीरे धीरे ऊपर उसके ब्रेस्ट की तरफ बढ़ता है और फिर अरु रो की एक ब्रेस्ट को प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से रो के मुंह से आवाज़ निकलती है। सही मौका मिलते ही अरु अपनी टंग रो के मुंह में डाल देता है और उसका हाथ अभी भी रो के ब्रेस्ट प्रेस करने में लगा होता है। लगभग 20 मिनट बाद जब रो की सांसें उखड़ने लगती है, तभी अरु उसके होंठों को छोड़ नीचे उसके गले और कॉलरबोन पर किस करने लगता है। ऐसे ही थोड़ा और प्यारा सा टॉर्चर करने के बाद अरु रो के गाल पर किस करते हुए उससे कहता है, इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग बेबी, अभी तो आपको बहुत कुछ झेलना है। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर देखो, मैं आपको बेड से नीचे ही नहीं उतरने दूंगा। अरु की बात सुनकर रो को कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपने भोलेपन में अरु की तरफ देख उससे पूछती है, क्यों? हमारी शादी होने के बाद क्या हम दोनों दिन भर सोए ही रहेंगे? रो की बात सुनकर अरु को एक पल के लिए हंसी आती है और फिर अरु रो की कमर को सहलाते हुए उससे कहता है, नहीं, शादी के बाद दिन भर कौन सोता है यार। हाँ, दिन भर रोमांस जरूर होता है और हमारे केस में भी यही होगा। आफ्टर अवर मैरिज आई एम नॉट गोइंग टू लिव यू बेबी, वी विल डू लॉट्स ऑफ स्टफ्स ऑन अवर बेड। मैंने आपको बिल्कुल भी मतलब एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना है बच्चे। इतना कहकर अरु रो के कपड़े पर से ही उसके ब्रेस्ट पर किस करता है, जिससे रो के पेट में गुदगुदी होने लगती है। तभी अरु रो के ऊपर से उठता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम के अंदर ले जाता है। बाथरूम में भी वो दोनों साथ में ही ब्रश करते हैं और फिर बहुत सारे रोमांस के साथ दोनों साथ में शॉवर लेते हैं। बेचारी बच्ची, अरु उसे एक पल के लिए भी छोड़ता नहीं है और सच कहे तो रो को भी अरु का प्यार, उसकी इतनी केयर और अटेंशन बहुत अच्छी लग रही होती है, जिसकी वजह से रो भी अरु को रोकती नहीं है और वो जो करना चाहता है उसे करने देती है। बाथरूम में अपनी और रो की बॉडी को क्लीन करने के बाद अरु रो को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लाता है और फिर उसे उतने ही प्यार के साथ रेडी भी कर देता है और उसके साथ खुद भी रेडी हो जाता है। आखिर में अरु रो को उसके प्यारे से बनी रैबिट वाले स्निकर्स पहनाता है और खुद अपने शूज पहन के रो के होंठों पर एक डिप किस करता है और उससे कहता है, सी हियर माय बेबी इज ऑल रेडी टू गो डाउन। आप तो इतने प्यारे लग रहे हो कि किसी की भी नज़र लग जानी है आपको, बट कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी नीचे चले मेरी जान, देखो 12:30 बज रहे हैं और अब तक आपके पेट में कुछ भी नहीं है। चलो जल्दी जल्दी, वरना फिर चक्कर आने लगेंगे आपको। अरु अपनी बात पूरी करते ही रो को अपनी गोद में उठाने ही वाला होता है कि रो एक कदम पीछे चली जाती है और अपना मुंह बनाते हुए अरु से कहती है, गोदी में नहीं, मुझे पिंगी बैक वाली राइड चाहिए आपकी पीठ पर। क्या आप मुझे उठाओगे? तभी रो के दिमाग में एक बात आती है जिसकी वजह से उसका फूलों सा खिला खिला चेहरा उतर जाता है और वो अरु की तरफ देख उससे कहती है, नहीं आप नहीं उठाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको झुकना होगा और मैंने सुना है कि आप किसी के आगे नहीं झुकते हो, तो मेरे लिए क्यों करोगे? पहले तो रो की क्यूट सी फरमाइश सुनकर अरु के चेहरे पर स्माइल आती है, पर रो की आगे की बात सुनकर अरु के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इससे पहले कि रो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाती, अरु रो के आगे अपनी पीठ करके बैठ जाता है। पहले तो रो को कुछ समझ में नहीं आता, तभी अरु थोड़ा पीछे मुड़कर रो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आपको ऐसे ही खड़ा रहना है बच्चे, पैरों में दर्द होगा आपके, तो आओ जल्दी से, आपको पिंगी बैक राइड चाहिए ना। अरु की बात सुनकर तो एक पल के लिए रो सदमे में चली जाती है, पर जब अरु फिर से रो को बुलाता है तभी वो अपने दुनिया से बाहर आती है। तभी रो पीछे से अरु के गले में अपने दोनों हाथ लपेट देती है और जब अरु रो को उसकी बैक से पकड़ के खड़ा होता है तभी रो अपने दोनों पैरों को भी उसकी कमर से लपेटती है। तभी अरु अपनी एटीट्यूड भरी आवाज़ में रो से कहता है, पर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सच तो यही है कि ये अरहान मल्होत्रा किसी के आगे भी नहीं झुकता सिवाय अपनी जान के, तो आगे से ध्यान रहे कि ये रो जो है ना वो मेरी जान है, जिसके आगे अरहान बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को झुका सकता है। तो कभी भी कोई भी डिमांड करने से पहले ये नहीं सोचना कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। आप मेरे बेबी हो और आपके लिए मैं पूरी दुनिया को झुका सकता हूँ, तो मैं क्या चीज़ हूँ। अब रही बात आपके डिमांड और विशेष की, तो आपके मुंह से जो भी चीज़ निकलेगी वो हर हाल में पूरी होगी, फिर उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अभी समझा मेरा बेटा? अरु की बात सुनकर रो अरु के चेहरे की तरफ झुककर उसके गाल पर एक डिप किस करती है और उससे कहती है, ए कैप्टन। रो का रिएक्शन देख और उसका जवाब सुनकर अरु एकदम से पीछे की तरफ देखता है, जिसकी वजह से उसके होंठ रो के होंठों से टकराते हैं और उनकी एक छोटी सी बेबी किस हो जाती है। एक बेबी किस के बावजूद भी अरु रो के होंठों पर एक डिप किस करता है और फिर उससे पूछता है, तो अभी चले मेरी जान, आई एम श्योर नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे। अरु की बात सुनकर रो अपना सिर हाँ में हिलाती है और अरु के गालों पर बार बार बेबी किस रो की भाषा में किस सीख करती है, जिसकी वजह से अरु के हैंडसम चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
अरु रो को अच्छी तरह से पकड़ता है ताकि वो गिरे ना और फिर वो रूम से बाहर नीचे की तरफ जाता है। चैप्टर 67 रो का गुस्सा अरु पर। अरु का डेविल मोड। जब अरु रो के साथ नीचे हॉल में आता है वहां उन दोनों को पूरी फैमिली दिखती है जिससे वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी रोहन की नज़रें उन दोनों पर पड़ती है और वो सबसे कहता है, ये देखो आ गए बच्चे। अरु बहुत धीरे से नीचे की तरफ झुकता है और रो को ऋषि के पास बिठा देता है जो झट से रो को अपनी बाहों में ले लेता है और रो की तरफ देख उससे पूछता है, अभी कैसा है ये छोटू बेबी। ऋषि की बात सुनकर रो उसे और सबको एक बड़ी सी स्माइल देती है जो अभी रो की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी रो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ऋषि से कहती है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ ऋषि भैया। तभी वीर अपनी जगह से उठता है और अरु की तरफ आकर उसका माथा छूता है। वीर को ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं पर रो को कुछ भी नहीं समझता। तो वही दूसरी तरफ अरु को अभी डर लगने लगता है कि कहीं रो को पता चल गया तो। इससे पहले कि अरु वीर को कुछ बोले या फिर उसे रोके, वीर अरु की तरफ देख उससे वरीडली पूछता है, अभी ठीक हो तुम अरु? अभी फीवर तो नहीं है पर वीकनेस होगी। वीर की बात सुनते ही अरु अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो वही रो जब वीर की बात सुनती है एक पल के लिए तो उसकी सांसें तेज हो जाती है। तो अगले ही पल रो ऋषि की गोद में से नीचे उतरकर अरु की तरफ आती है और डरते हुए उससे पूछती है, फीवर? आपको फीवर था अरु, पर कब और मुझे कैसे पता नहीं है? वीर जब रो की बात सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अरु की तरफ देखता है जो अभी सिर्फ उसकी तरफ ही देख उसे घूर रहा होता है। अरु की ऐसी डरावनी शक्ल देख वीर के पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करके अरु से पूछता है, अरु यू हैवंट टेल हर अबाउट यूवर लास्ट नाइट कंडीशन? इस पर अरु पूरी तरह से चिढ़ते हुए वीर से कहता है, नो आई डिडंट बट नाउ बिकॉज ऑफ यू आई हैव टू टेल हर। यार भाई यू स्पॉइल हर हैप्पी मूड अगेन सी। अरु रो की तरफ इशारा करता है जिसकी आंखों में अभी आंसुओं के साथ साथ बहुत ज़्यादा डर और फिक्र भी दिखती है। जब वीर को यह एहसास होता है तभी उसे गिल्टी फील होता है और वो अरु की तरफ देख अपनी आंखें झुकाते हुए उससे कहता है, आई एम वेरी सॉरी अरु, मुझे ध्यान रखना चाहिए था पर तेरी चिंता में ये बात दिमाग से निकल गई कि परी भी यहाँ है। सॉरी वंस अगेन। वीर को ऐसे देख अरु अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तभी वो वीर का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, आई एम ऑल्सो सॉरी भाई, मुझे आपके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे आपको मेरी चिंता थी वैसे ही मुझे भी परी की हेल्थ के लिए डर लगता है और इसीलिए मैंने आपसे थोड़ा रूडली बात की, सॉरी। अरु की बात सुनकर वीरना में अपना सिर हिलाता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। जब अरु उससे अलग होता है तभी वीर उसका एक गाल पकड़ते हुए उससे पूछता है, सच में अभी तू ठीक है ना? वीर का सवाल सुनकर अरु वीर का हाथ जो अरु के एक गाल पर है पकड़ते हुए उससे कहता है, हाँ भाई मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आंटी भाई भाभी ने रात भर बहुत ध्यान रखा मेरा, स्पेशली साक्षी आंटी ने। तभी अरु साक्षी की तरफ देख उससे कहता है, थैंक यू सो मच आंटी। तभी साक्षी अरु के पास आती है और बिल्कुल धीरे और प्यार से उसके गाल पर मारते हुए उससे कहती है, खबरदार अगर फिर कभी मुझे थैंक यू कहा तो। बच्चे भला माँ को किसी चीज़ के लिए थैंक्स करते हैं क्या? ये तो उनका हक और माँ बाप का फर्ज होता है ना। अरु अपना सिर हिलाता है और साक्षी उसके माथे पर किस करती है। रो जो इतनी देर से सब कुछ सुन रही होती है अभी उसे देख ऐसे लगता है कि जैसे उसके सब्र का बांध अभी टूटने ही वाला है और फिर वो अपने गुस्से में आकर बहुत जोर से चीखती है और कहती है, स्टॉप इट। रो की चीख सुनकर सबके सब वही रुक जाते हैं और जब अरु रो की तरफ देखता है वो खुद बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से रो का चेहरा पूरी तरह से लाल हुआ होता है और गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर भी कांप रहा होता है। रो को ऐसे देख सबके सब डर जाते हैं और जब अरु रो की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, बे। अरु की बात पूरी होने से पहले ही रो अरु को अपना हाथ दिखा के वही रोक देती है और अपनी ज्वालामुखी जैसी लाल आंखों से उसकी तरफ देख उससे कहती है, मेरे पास भी नहीं आना आप, और नहीं हूं मैं आपकी बेबी। रो की बात सुन के तो एक पल के लिए अरु का सिर चकरा जाता है और उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी माही और अक्ष झट से अरु को पकड़ लेते हैं। अरु को गिरता देख रो भी डर जाती है और जब माही और अक्ष अरु को संभाल लेते हैं तभी उसके जान में जान आती है। पर अभी भी रो का गुस्सा जरा सा भी कम नहीं होता कि तभी अरु फिर से अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख उससे कहता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो परी, आप मेरे बच्चे हो। तभी रो फिर से चिल्लाते हुए अरु से कहती है, मैं आपका बच्चा हूं ना, तो फिर कोई अपने बच्चे से बात छुपाता है क्या? नहीं ना, पर देखो आपने मुझे कल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है मानती हूं कि कल मैं सो रही थी तो आप लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, पर जब मैं उठी तभी भी आपने मुझे नहीं बताया कि कल आपको फीवर था, आपकी तबीयत खराब थी। वो तो भाई वीर ने ये बात छेड़ी इसीलिए मुझे पता चला, वरना आपका तो कोई भी प्लान नहीं था मुझे बताने का, राइट? मुझे 110% यकीन है कि आपकी तबीयत सिर्फ मेरे वजह से खराब हुई है। मेरी केयर करते करते आप खुद को भूल जाते हो। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कल के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं। रो को अपने आप पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है।
वैसे घर में सब रू को प्यार से छोटा शैतान बुलाते हैं, पर वो सच में एक छोटा शैतान और डेविल प्रिंसेस है जो अगर अपनी जिद और गुस्से में आ गई तो अरू से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अभी शायद कुछ वैसा ही होने वाला था कि उनकी रू का गुस्सा अभी उसकी कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर हो चुका था। वैसे तो रू को अरू की तरह जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर हाँ अगर एक बार आ गया तो उसका गुस्सा शांत कराना बहुत मुश्किल है, जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकता है और गुस्से में रू को ये भी पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। इस वक्त भी रू का गुस्सा उस पर इतना हावी हो गया कि उसने टेबल पर जितने भी कांच के ग्लास पड़े थे वो उठाकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। सभी जो अभी एक तरफ खड़े होकर रू के लिए परेशान हो रहे थे, रू की ऐसी हरकत देखकर डर गए, तो वही अरू की आंखें फटी की फटी ही रह गई। अभी पूरी फैमिली रू में अरू को देख सकती थी कि उनकी गुस्से में अरू भी कुछ इसी तरह से चीज़ों को तोड़फोड़ करता है। रो क्यों क्यों चिल्लाने के साथ साथ रो रही थी और गुस्से में वो ग्लास तो फेंक ही रही थी, पर साथ में उसके हाथ में जो भी आता था वो भी फेंक रही थी। रो को तो इतना भी होश नहीं था कि वो कितने पास में खड़ी है जिसकी वजह से उसे चोट भी लग सकती है, पर यह बात अरू और बाकी घर वालों के दिमाग में आ रही थी। वो और ज़्यादा घबरा रहे थे कि कहीं रो खुद को हट ना कर दे। तभी उन सबका और अरू का ध्यान टेबल पर पड़े चाकू पर गया, जो कि बहुत ज़्यादा तेज था, और ये देख उन सबकी सांसें जैसे थम सी गई। रो का ध्यान उस चाकू पर नहीं था, वो तो बस रो रही थी, पर इधर अरू के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अरू रो की तरफ देख रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, प्लीज़ रुक जाइए बेबी। देखो मैं सॉरी हूँ, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। स्टॉप इट बच्चे, लग जाएगी आपको बेटा, प्लीज़ रुक जाओ ना। अरू और बाकी सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे रू को रोकने के लिए, पर लगता है कि रू को रोकना इनके बस में नहीं था, तो कोई और दूसरा रास्ता ना दिखने पर आखिर में अरू अपनी आंखें बंद करता है और फिर बहुत जोर से चिल्लाते हुए रू से कहता है, स्टॉप इट रू। अरू की ऐसी खौफनाक आवाज़ सुनकर रू वही अपनी जगह पर ही जम जाती है। जब सब अरू की तरफ देखते हैं तो उन्हें ये जानने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती कि अरू अभी अपने डेविल मोड में है, और यहाँ तक कि अभी अरू की आंखें भी आग उगल रही होती है। सबको अब रू के लिए डर लगता है कि कहीं अरू कुछ कर ना दे रू को। तभी अरू अपने तेज कदमों से रू की तरफ आता है, जो अभी चुपचाप वही खड़ी होती है और अरू की तरफ ही देख रही होती है। अभी रू की आंखों में गुस्सा नहीं पर डर होता है, जो सब साफ साफ देख पा रहे थे। अरू रू की तरफ आता है और उसके हाथ से ग्लास लेता है जो रू ने पकड़ कर रखा होता है। रो के बिल्कुल थोड़ी दूरी पर वो कांच के टुकड़े पूरे जमीन पर बिखरे हुए होते हैं। वो तो अच्छा है कि रो के पैरों में स्निकर्स होते हैं, वरना उसके पैरों में अब तक ना जाने कितनी चोट लग चुकी होती। अरू रो को अपनी बाहों में उठाकर सोफे की तरफ ले आता है जहां अभी सब लोग होते हैं, और फिर वो रो को सोफे पर बिठाकर रो के हाथों और पैरों को चेक करने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। तभी अरू का ध्यान रो की इंडेक्स फिंगर की तरफ पड़ता है, जिस पर अभी एक छोटा सा कट होता है जो शायद कांच के वजह से बना हो। रो की चोट देखते ही अरू पागल हो जाता है और उस पर चीखते हुए उससे पूछता है, क्या है ये? चोट लगी है आपको? मैंने बोला था ना कि रुक जाओ, चोट लग जाएगी, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अभी अच्छा लग रहा है आपको, बोलिए। रो कुछ नहीं बोलती और अपनी चोट की तरफ देखती है। तभी अरू थोड़ी ऊंची आवाज़ में चीखता है, रामू काका फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। अरू का ऑर्डर सुनते ही रामू काका, जो इस घर के बहुत ही वफादार और पुराने नौकर है, जल्दी से अरू को फर्स्ट एड किट लाकर देते हैं, और जब अरू रो का हाथ पकड़ता है उसकी चोट साफ करने के लिए, तभी रो अरू के हाथ से अपना हाथ वापस खींच लेती है, जिसे देख अरू का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी अरू रो की तरफ देख उसे अपनी डरावनी नज़रों से घूरते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में उससे कहता है, परी हाथ दिखाओ आप मुझे अपना। रो अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, और मुझे नहीं करवानी कोई ड्रेसिंग, और ना ही आपसे या फिर किसी से बात करनी है। रो की बात सुनकर माही मयंक के कानों में धीरे से कहता है, मामू ये अरू पहले से ही अपने डेविल अवतार में है और ऊपर से बेबी उसे और गुस्सा दिला रही है। मुझे ना अभी बच्ची के लिए बहुत डर लग रहा है, अगर इस हैवान का गुस्सा उस छोटी सी बच्ची पर निकल गया तो। माही की बात सुन मयंक उससे कहता है, यार सच कहूँ तो आज मुझे भी अरू से डर लग रहा है। वो परी की बॉडी पर एक हल्की सी खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और देखो अभी प्रिंसेस ने ही खुद को चोट पहुंचा दी, अब तो अरू का गुस्सा बस फटने की ही देरी है। माही भी मयंक की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाता है, तो दूसरी तरफ अरू रो से अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, परी मैंने कहा मुझे अपना हाथ दिखाए चुपचाप। रो फिर से ना में अपना सिर हिलाती है और अभी उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे वो बहुत मुश्किल से अपनी सिसकियां कंट्रोल कर रही हो। तभी अरू के बर्दाश्त की भी हद हो जाती है और वो रूह को अपनी खौफनाक आंखें दिखाते हुए बहुत ही डेंजरस आवाज़ में उससे कहता है, अगर अभी आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैंने सच में एक थप्पड़ लगाना है आपको, और यहाँ कोई मुझे रोकेगा भी नहीं। अगर मैं आपको प्यार कर सकता हूँ, आपकी हर एक जिद पूरी कर सकता हूँ, तो आपकी गलतियों के लिए आपको सज़ा भी दे सकता हूँ। मेरा पूरा हक है आपके ऊपर। मैं आपको अपना बच्चा ऐसे ही सिर्फ नाम या फिर किसी दिखावे के लिए नहीं कहता, आप सच में मेरे बच्चे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी कभी भी कोई गलत काम करे। अगर उसके लिए मुझे आपको पनिश भी करना पड़े ना तो मैं वो भी करूँगा, याद रखो।
मैं आपको एक आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे अपना हाथ दिखाओ, अगर आपने मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा परी। दिखाओ हाथ। अरु की ये बातें या फिर कहे तो वार्निंग सुनकर रूह बहुत डर जाती है और डर के मारे अभी उसकी सिसकियां भी निकलने लगती है और बेचारी बच्ची बहुत जोरों जोरों से रोने लगती है। अरु रूह का हाथ पकड़ता है और फिर बहुत ही धीरे और संभाल के उसके उंगली की ड्रेसिंग कर देता है। ड्रेसिंग करने के बाद जब अरु रूह की तरफ देखता है तब तक रूह का चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता है। ये देखकर अरु को भी बहुत बुरा लगता है। तभी अरु अपनी आंखें बंद करके अपना उबलता हुआ गुस्सा शांत करता है और फिर रूह को अपनी बाहों में भरकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। रूह भी झट से अपने दोनों हाथों को अरु की गर्दन से लपेटकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा देती है और बहुत जोर से रोने लगती है। चैप्टर 68 रूह का मल्होत्रा हाउस में होगा ग्रैंड वेलकम। रूह अरु की गर्दन में अपना चेहरा छिपाकर बहुत रो रही होती है कि तभी अरु रूह की बैक को रब करता है और उसके बालों पर बार बार किस करते हुए उससे कहता है, शांत हो जाओ बेबी। तभी नीति अरु को एक पानी से भरा हुआ ग्लास देती है तो अरु अपने एक हाथ से रूह का चेहरा अपनी गर्दन से बाहर निकालता है। तभी वो और बाकी सब देखते हैं कि कैसे ज़्यादा रोने की वजह से रूह की सांसें उखड़ने लगी है और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल और गर्म हो चुका है। तभी अरु वो ग्लास रूह के मुंह की तरफ बढ़ाता है और उसके बालों को संवारते हुए उससे कहता है, प्लीज़ थोड़ा सा पानी पिलो बेटा, देखो रोने की वजह से कैसे आपकी सांसें फूल रही है। पहले ही आपको ब्रेथिंग में इतनी तकलीफ होती है बच्चे, और अगर ऐसे ही आप थोड़ी देर और रोए तो यू विल गोइंग टू लूज यूवर सेंस बेबी। चलो अभी बी माई गुड गर्ल एंड ड्रिंक दिस वाटर, कम ऑन। अरु की प्यार भरी बातें सुन रूह उसकी तरफ देखती है और अरु रूह को पानी पिला देता है और फिर अपने अंगूठे से उसके होंठों से पानी साफ करता है। फिर रूह अरु की तरफ देख उससे अपनी धीमी आवाज़ में पूछती है, मैं सच में आपकी बेबी हूं ना अरु? अरु रूह के माथे पर किस करते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी रूह आगे उससे कहती है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जब से मैं आपसे मिली हूं तब से लेकर आज तक आपने हर पल मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए रेडी रहे, पर कल जब आप बीमार थे तब मैं क्या कर रही थी? चैन से सो रही थी। अरु आप मुझे आपका सारा प्यार और अटेंशन दे रहे हो, पर क्या सच में मैं वो सब डिजर्व भी करती हूँ? क्या मैं आपके प्यार के लायक भी हूँ? रूह का सवाल सुनकर सबकी आंखें चौड़ी हो जाती है तो वही अरु बिना अपनी पलकें झुपकाए कुछ वक्त के लिए रूह की तरफ ही देखता है। तभी कुछ सेकंड के बाद अरु अपनी दुनिया से बाहर आता है और रूह की तरफ ब्लैंक होकर देखते हुए उससे कहता है, सच कहा आपने परी कि आप मेरे प्यार और अटेंशन के लायक नहीं हो। अरु की बात सुनकर सबको एक झटका सा लगता है तो वही रूह का चेहरा पूरा फीका पड़ जाता है। तभी अरु रूह से आगे कहता है, पहली बात तो आपका सवाल ही पूरा गलत है बेटा, पर कोई बात नहीं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। तो क्या बोल रहे थे आप कि आप मेरे प्यार के लायक नहीं हो? तो हाँ, ये सच है कि आप मेरे प्यार के लायक नहीं हो। बेबी, लायक तो वो इंसान बनता है ना जिसे किसी का प्यार हासिल करना हो। पर आपको तो मेरा प्यार हासिल करने की भी जरूरत नहीं है, वो पता है क्यों? रूह अरु की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखती है तो वही अरु की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक रौनक सी आ जाती है। तभी अरु रूह का छोटा सा चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बड़े ही प्यार से उससे कहता है, क्योंकि आपका पूरा राइट हक है मुझ पर, तो मेरा प्यार, मेरी केयर और अटेंशन तो उसमें ही आ गई ना। आप ना मेरी प्रिंसेस है अरहान मल्होत्रा की, जो पूरे वर्ल्ड पर रूल करता है, और आप मेरे दिल पर रूल करते हो। तो ज़रा आप ही सोचो कि आप कितने ज़्यादा स्पेशल और प्रीशियस हो मेरे लिए। बेटा, मेरी एक छोटी सी झलक पाने के लिए करोड़ों लड़कियां ना जाने क्या क्या और कितनी दुआएं करती होगी, पर मैंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आपको दिया है। मुझ पर और मुझसे जुड़ी हर एक चीज़ पर सिर्फ आपका ही हक है और हमेशा रहेगा। आप में जान बसती है मेरी, और आप एक छोटी सी बात की वजह से ये सवाल नहीं कर सकते कि आप मेरे प्यार के लायक हो या नहीं। अभी रही बात कल की, तो बेबी कल आपको सच में बहुत बुरे अटैक्स आए थे, तो मैंने आपको इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से आपकी नींद सुबह खुली। और रही बात मेरी, तो मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और कल आपकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, और शायद इसी वजह से वो फीवर आया था। पर बच्चे मेरे साथ सब कपूरस थे जो मेरी रात भर देखभाल कर रहे थे, तो फिर किस बात का डर? और देखो अभी मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। इस पर रूह अरु से पूछती है, आप आज सुबह तो बताते ना मुझे अरु। तभी अरु रूह की बात को बीच में काटते हुए उससे कहता है, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि आप बेकार में परेशान हो जाते। देखो पहले से ही आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, उस पर मैं आपको अपनी वजह से कोई तकलीफ या स्ट्रेस नहीं देना चाहता। जब से आप मेरे पास आए हो तब से आपका केस मेडिकल केस मैं हैंडल कर रहा हूं, और आपके लिए क्या हार्मफुल है ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसीलिए आपको ठीक रखने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा आई विल गोना डू दैट, समझे आप? अभी एक और बात की, आगे से खुद पर गुस्सा उतार के खुद को चोट पहुंचाने से पहले मेरी ये बात याद रखना बेटा कि अगर आप बेबी डेविल हो तो मैं पूरा का पूरा डेविल हूँ, और डेविल का गुस्सा तो उसके बेबी से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ना। तो हमेशा खुद को हर्ट करने से पहले इस डेविल को याद करना कि ये आपके साथ क्या करेगा जब आप इसके बच्चे को चोट पहुँचाओगे। ये लास्ट टाइम था, अभी आपकी बॉडी पे मुझे एक हल्की सी खरोच भी नहीं चाहिए, ठीक है बेबी?
अरु की बात सुनकर रूह अरु की तरफ देखती है और अपना क्यूट सा पाउट बना लेती है, जिसे देख अरु झट से उसके पाउट पर एक किस करता है और अरु की ये हरकत देख सब के सब हंसने लगते हैं। तभी रूह अरु के शर्ट की बटन के साथ खेलते हुए उससे कहती है, मुझे भूख लगी है, पेटू में चूहे मैच खेल रहे हैं। रूह की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक स्माइल आती है कि तभी साक्षी उन सब से कहती है, आप सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चलो, मैं खाना लगवा देती हूँ, वैसे भी इट्स लंच टाइम। सभी साक्षी की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं कि तभी दादू दादी के साथ अपनी जगह से उठते हैं और उन सब की तरफ देख उनसे कहते हैं, बच्चों आप लोग लंच करो, मुझे और आपकी दादी को थोड़ा बाहर जाना है। तभी रोहन दादू से पूछता है, अच्छा ठीक है, पर खाना खाकर जाइए ना डैड। सब भी रोहन की बात से सहमत होते हैं कि तभी दादी रोहन से कहती है, नहीं बेटा, हमारे लंच का प्लान वहीं पर बना हुआ है। हम ना हमारे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके साथ बाहर जा रहे हैं, तो वही सब साथ में लंच करेंगे। सभी ओह अच्छा कहते हैं और तभी दादी दादू की तरफ देख उनसे कहती है, तो चले अमर दादू। दादू उन्हें हाँ में जवाब देते हैं और दोनों सबको बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। इधर सभी लंच करने बैठ जाते हैं और अरु रूह को खिलाने के साथ साथ खुद भी खा रहा होता है। जैसे ही उनका खाना हो जाता है वो सभी फिर से हॉल में बैठते हैं। तभी रोहन उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, गाइज कल का क्या प्लान है। सब रोहन की तरफ कंफ्यूज होकर देखते हैं कि तभी रोहन अपना सिर अपने हाथ से पीटते हुए उनसे कहता है, अरे यार भूल गए क्या, सब कल मॉम डैड की 55 मैरिज एनिवर्सरी है। रोहन की बात सुनते ही सबके सब चौंक जाते हैं और तभी राघव रोहन से कहता है, हाँ यार ये बात तो बिल्कुल हमारे दिमाग से निकल ही गई थी, अच्छा हुआ तुझे याद था, वरना तो वो खुद भी हमें याद नहीं दिलाते। राघव की बात सुनकर विशाल हंसते हुए उन दोनों से कहता है, याद तो तब दिलाते ना जब खुद उनको याद रहता। अंकल आंटी को हम सबके बर्थडेज, हमारी एनिवर्सरी सब कुछ याद रहता है, पर हमेशा अपना बर्थडे और एनिवर्सरी भूल जाते हैं। सब विशाल की बात सुनकर हंस पड़ते हैं कि तभी करण उनसे कहता है, तो इस बार का क्या प्लान है। करण का साथ देते हुए मयंक सबसे कहता है, हाँ गाइज इस बार तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। सब लोग भी सोचने लग जाते हैं कि तभी अरु उन सबसे कहता है, आप लोग कोई भी टेंशन मत लो, कल का दिन उन दोनों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और उनके साथ साथ हमारे लिए भी, क्योंकि कल मेरी जान मल्होत्रा हाउस में अपना पहला कदम रखेगी। कल पहली बार परी मेरे नहीं हमारे घर जाएगी, तो प्रिंसेस का वेलकम भी तो ग्रैंड होना चाहिए ना। अरु की बात सुनकर सबकी आंखों में चमक आती है, तो वही रूह अरु की तरफ ही देखती है और फिर उससे कहती है, मेरे लिए ग्रैंड वेलकम क्यों, मैं कोई रियल प्रिंसेस नहीं हूँ। तभी पार्थ जो अरु के पास बैठा होता है, रूह भी अरु के गोद में होती है, वो रूह का एक हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उससे कहता है, ये किसने कहा आपसे कि आप रियल प्रिंसेस नहीं हो, आप तो हमारे साथ साथ इस पूरे वर्ल्ड की प्रिंसेस हो। पार्थ की बातें सुनकर रूह चौंक जाती है और अपनी पलकें झपका कर पार्थ से पूछती है, वो कैसे भैयू। इस पर पार्थ हंसता है और फिर रूह के फुले हुए गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, वो क्या है कि आपके अरु ना बहुत पावरफुल है, जिसे सब इस वर्ल्ड का प्रिंस और किंग कहते हैं, और आप तो उनकी बेबी हो, इसका मतलब आप भी इस वर्ल्ड के प्रिंसेस और क्वीन हुए ना। पार्थ की बात सुन रूह अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपना सिर हिलाती है कि तभी अरु रूह के बालों पर किस करते हुए सबसे कहता है, कल सारी दुनिया देखेगी कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में रखने वाला अपनी इस छोटी सी दुनिया रूह के लिए क्या क्या कर सकता है। कल का दिन और मल्होत्रा हाउस में जिस तरह से आपका वेलकम होगा ना, उसे सारी दुनिया हमेशा याद रखेगी प्रिंसेस। अरु की बात सुनते ही सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और वीर अरु से कहता है, हाँ अरु तूने बिल्कुल सही सोचा, हमारी परी कल फर्स्ट टाइम घर आएगी तो उसका जोरदार स्वागत तो बनता है, और कल दादू दादी की एनिवर्सरी भी है, तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होगी यार। वो तो आज और अभी से सब कुछ प्लान करना होगा, टाइम नहीं है हमारे पास। इस पर अरु वीर की तरफ देख एक छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, भाई रिलैक्स, सी हाउ मच वरिड यू बिकम नाउ, सो फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड सीट डाउन। अरु की बात सुनकर वीर एक गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है। तभी अरु दूसरों की तरफ देख उनसे भी कहता है, एंड यू गाइज वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक दिस, प्लीज यू गाइज ऑल्सो टेक यू सीट बैक। अरु की बात सुनते हुए वो लोग भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी अरु उन सबसे कहता है, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप में से किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल के फंक्शन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। आई विल बी वेरी मच अलर्ट एंड कॉन्शियस अबाउट इट, बट आप सब प्लीज गेस्ट का देख लेना। तभी युग अपना मुंह फुलाते हुए अरु से कहता है, भाई दिस इज नॉट फेयर ना, मतलब वो क्या सिर्फ आपके दादू दादी है और परी हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है ना, तो आप ऐसे कैसे सब कुछ अकेले करोगे। हाँ आए कनो की जितने यूनिक आइडियाज आपके पास होते हैं उतने हमारे पास नहीं है, तो आप सब डेकोरेशन का संभाल लो, पर बाकी हम सब देख सकते हैं ना। प्लीज़ प्लीज़ भाई, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे प्लीज़। युग के साथ साथ पार्थ, वीर, माही, ऋषि, अक्ष और वेद भी अरु की तरफ अपना पपी फेस एक्सप्रेशन बना के देख रहे थे। उन सबको ऐसे एक्सप्रेशन देता देख अरु अपना मुंह सिकुड़ता है और फिर उनकी तरफ देख उनसे कहता है, युग गाइज प्लीज़ भगवान के लिए फिर कभी मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देना, वरना बहुत पिटोगे सबके सब मुझसे। तुम सब क्या कोई लड़कियां हो जो ऐसे मुंह बना रहे हो।
ये सब लड़कियों पर और स्पेशली मेरे बेबी पर सूट करता है, तुम जैसे बंदरों, ऋषि और डेविल्स बॉयज पर नहीं। तभी अरु वीर, माही और पार्थ की तरफ देख उनसे कहता है, और क्या आप तीनों भी इन गधों के साथ मिल गए? भाई ये तो है ही गधे। अरु की बात सुनकर ऋषि अपना मुंह बनाते हुए उससे कहता है, हाँ हाँ, हम तो गधे ही है, पर तू तो बड़ा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है ना, जिसमें सारी दुनिया का टैलेंट है जैसे बड़ा कूट कूट कर भरा पड़ा है। ऋषि की बात मतलब अपने लिए ताना सुनते ही अरु के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और वो अपनी तिरछी स्माइल के साथ ऋषि की तरफ देख बड़े ही घमंड से उससे कहता है, हाँ ये बात तो तूने 16 आने सच कही। वैसे मैं स्मार्ट तो बहुत हूँ, इतना जितना कि तू और कोई सोच ही नहीं सकता। अरु की बात सुनते ही ऋषि अपनी आंख दिखाकर मुंह बनाते हुए अरु से कहता है, अबे चल जा जा, अपने आप को इतना चने की झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बचपन से साथ में हूँ तेरे, तो बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे। हो आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। अरु और ऋषि की इस मस्ती भरी नोकझोंक से सबका बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था और रूह तो अपने खुले मुंह से कभी अरु को तो कभी ऋषि को ही देख रही थी। तभी अचानक से रिया का ध्यान रूह पर पड़ता है और वो अरु और ऋषि से कहती है, अरे अब बस भी करो, तुम दोनों क्या हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो? देखो तुम दोनों ने बेचारी बच्ची को भी सोच में डाल दिया। रिया की बात सुनते ही वो दोनों और साथ में सभी रूह की तरफ ही देखने लगते हैं, जिसका मुंह अभी भी खुला हुआ होता है। तो अरु अपने हाथ से रूह का मुंह बिल्कुल धीरे से बंद करते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ मेरे बेटे को, और आप ऐसे अपना मुंह खुला करके क्या देख रहे थे? अगर अभी गलती से कोई छोटा सा मच्छर चला जाता तो क्या होता? तभी रूह अरु की तरफ देख बड़ी मासूमियत से उससे पूछती है, हो आप और ऋषि भैया बच्चे हो क्या जो ऐसे लड़ रहे हो? इस पर नेहा पहले अरु और ऋषि की तरफ देखती है और फिर रूह की तरफ देख उससे कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपको पता है ये दोनों बचपन में इतने ज़्यादा शैतान थे कि जहाँ पर भी साथ में जाते थे ना, वहाँ से तो इनकी एक ना एक कंप्लेंट जरूर आती थी। अगर घर में रहे तो दिन भर भाग दौड़ और मस्ती करते थे और कभी कभी तो आपस में ही लड़ते थे, पर फिर झट से मान जाते थे। ये दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं, स्कूल, कॉलेज और फिर हायर स्टडीज के लिए भी दोनों साथ में ही यूएस गए थे। तभी नेहा की बात को आगे बढ़ाते हुए आरती रूह से कहती है, ये दोनों बचपन में एक दूसरे से बहुत लड़े हैं और कभी कभी तो हफ्तों तक इनका मुंह फुला हुआ रहता था। पर अगर किसी भी बाहर वाले ने दोनों में से किसी एक से भी ऊंची आवाज़ में बात की तो दूसरा हमेशा से ही तैयार होता था उस इंसान की चटनी बनाने के लिए, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। आरती की बात सुनकर सबके चेहरे पर हंसी आती है, तो वही अरु और ऋषि अभी भी एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। अरु और ऋषि को ऐसे देख रूह के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो उन दोनों की तरफ देखकर उनसे कहती है, अरे आप दोनों तो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे आप किसी कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दो फ्रेंड्स हो जिन्होंने ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा। रूह की बात सुनकर सबके सब जोर से हंसने लगते हैं, तो वही अरु रूह की पेट में गुदगुदी करते हुए उससे कहता है, बहुत नॉटी हो गया है मेरा बच्चा। हा। इतना कहकर अरु रूह के गालों पर एक जोरदार किस करता है, जिसकी वजह से रूह खिलखिलाकर हंसने लगती है और अरु उसे अपने सीने से लगाकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में छिपा लेता है। चैप्टर 69 अरु की रूह के लिए ओवर पॉजेसिवनेस। तभी वेद अरु से कहता है, भाई प्लीज़ बताओ ना कि कल के लिए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। हम सबको भी अपना थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। सब बच्चे भी वेद की बातों से सहमत होते हैं और ये देख अरु उन सब की तरफ देख उनसे कहता है, मतलब आप लोग मानेंगे नहीं ना? वो लोग झट से अपना सिर ना में हिलाते हैं और ये देख अरु उनसे कहता है, ओके बाबा, तो जैसा मैंने कहा कि गेस्ट का मैं नहीं देखूंगा, तो ये जिम्मेदारी मैं आप सब बड़ों पर सौंपता हूँ। कल की पार्टी में किसे बुलाना है किसे नहीं ये आप लोग डिसाइड करो। रही बात डेकोरेशन की तो वो मैं देख लूँगा। उसके बाद लाइट्स का ऋषि और वीर भाई संभाल लेंगे। म्यूजिक और डीजे का अरेंजमेंट डेविल्स बॉयज करेंगे। कैटरिंग का माही और पार्थ भाई संभाल लेंगे एंड लास्ट होस्टिंग तो वो मैं खुद ही करूँगा। तो अभी मैंने सबको उनका वक्त दे दिया है। अरु अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि तभी पंखु अरु को रोकते हुए उससे कहती है, अरे रुको, तुमने तो सबको उनका काम समझा दिया, पर हम गर्ल्स का क्या? हम क्या करेंगे? पंखु की बात सुनकर माही उसे बड़े ही प्यार से ताना मारते हुए उससे कहता है, अरे तुम्हें कोई और दूसरा काम करने की क्या ज़रूरत है बेबी? कल पार्टी के लिए तैयार होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा टास्क होगा ना, जिसमें कम से कम 4-5 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। माही की बात सुनकर पंखु का पारा तो जैसे चढ़ ही जाता है और वो माही पर भड़कते हुए उससे कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं दिन भर मिरर के आगे बैठकर मेकअप ही करती रहती हूँ? नहीं, आज ना तुम एक काम करना, अपने सोने का इंतजाम गेस्ट रूम में करना, मैं तो तुम्हें रूम में घुसने भी नहीं दूंगी। पंखु की बातें सुनकर माही की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती है, तो वही सब माही की हालत देख हंसने लगते हैं। तभी माही गहरे सदमे से अपने होशों हवास में आता है और अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए पंखु की तरफ देख उससे कहता है, बेबी सी आई एम सॉरी ना, मैं आगे से कभी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हें जो करना है, जितनी देर तक करना है वो कर सकती हो, पर मुझ गरीब पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो, मुझे मेरे रूम से बाहर मत निकालो। मैं बेचारा कहाँ जाऊँगा और मुझे तुम्हारे बिना नींद भी तो नहीं आती ना।
माही की बात सुनकर अरु उन सबसे कहता है, ये देखो, मेरे बड़े भाई जो उनके ऑफिस में किसी हिटलर से कम नहीं है वो यहाँ खुलेआम बेशर्म बन रहे हैं और लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बेशर्म हूँ। अभी आप लोग ही मुझे बताइए कि जिसके दोनों भाई ऐसी हरकतें करेंगे तो मुझ जैसे बेचारे मासूम से बच्चे पर इसका असर तो होगा ही ना। अरु की बात सुनकर वीर जो अभी अरु के दूसरी तरफ खड़ा था वो झट से अरु का एक कान पकड़ लेता है और उससे कहता है, अच्छा बच्चे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे आप तो बहुत ही ज़्यादा शरीफ बनकर पैदा हुए हो ना हमारी फैमिली में। अगर हम बेशर्म है तो तू बेशर्मी में हमारा बाप है समझा। आया बड़ा हमें सिखाने वाला। वीर की बात सुनकर अरु उसे अपनी एक प्यारी सी स्माइल देते हुए उससे कहता है, वो भाई अभी तो बात माही भाई की हो रही है तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो। तभी अरु माही को अपनी डेविल स्माइल देते हुए पंखू से कहता है, वैसे भाभी आपने बिल्कुल सही सोचा। रहने दो आज इन्हें गेस्ट रूम में, फिर देखो कैसे एक ही रात में सीधे होते हैं। अरु की बात सुनकर माही अरु पर थोड़ी ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए उससे कहता है, अबे है तू मेरा भाई है या फिर मेरा दुश्मन। हा, मेरा घर क्यों तोड़ रहा है यार, तेरे भाभी को समझाने के बदले तू तो उसी का साइड ले रहा है। हो यहाँ तो मेरी परवाह करने वाला कोई भी नहीं है। माही की बात सुनकर हमारी प्यारी और बहुत मासूम सी रूह को बहुत बुरा लगता है। रूह को छोड़ वहाँ सबको पता था कि माही एक नंबर का ड्रामेबाज है और इस वक्त वो ड्रामा ही कर रहा है, पर हमारी इनोसेंट बेबी को ये बात कौन समझाए। उसे तो यही लग रहा था कि माही सच में बहुत ज़्यादा उदास और सैड फील कर रहा है। माही की बात सुनकर रूह धीरे से अरु का हाथ अपनी कमर से हटाती है जो उसे अच्छी तरह से पकड़े हुए था ताकि वो नीचे गिरे नहीं। अरु का हाथ हटाने के बाद रूह उसकी गोद में से नीचे उतरकर माही की तरफ आती है जो अभी अपना मुंह नीचे की तरफ लटकाकर बैठा हुआ है। रूह अपने छोटे छोटे हाथों से माही का चेहरा ऊपर की तरफ करती है और फिर अपनी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, आप ना प्लीज़ सैड मत हो भाई, मैं हूं ना आपके साथ। मैं दिदू से भी कह दूंगी कि वो आपको रूम से बाहर ना निकाले और देखना वो मेरी बात मान जाएगी। माही रूह की तरफ देख उसे एक स्माइल देता है और फिर उसे अपनी गोद में ले लेता है। डॉट डॉट सब उन्हें ही देख रहे होते हैं कि तभी रूह पंखू की तरफ देखती है जो अभी झूठ मूठ का मुंह फुलाए बैठी होती है। पंखू को ऐसे गुस्सा झूठा देख रूह अपना क्यूट सा फेस बनाती है और उससे कहती है, दिदू आप भाई को सॉरी दे दो ना, वो फिर से गलती नहीं करेंगे। आप प्लीज़ उनको बाहर मत निकालना वरना वो सोएंगे कैसे। आप नहीं करोगे ना। रूह की क्यूट सी रिक्वेस्ट सुन सबके चेहरे पर स्माइल आती है तो वही पंखू अपनी जगह से उठकर माही के पास आकर बैठती है और रूह के गालों पर किस करते हुए उससे कहती है, अगर मेरी प्रिंसेस यही चाहती है कि मैं उसके भाई को रूम में से बाहर ना निकालूं तो ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। पंखू की बात सुनकर रूह बहुत खुश हो जाती है और थोड़ा सा पीछे मुड़कर माही की तरफ देख उससे कहती है, देखा मैंने आपसे बोला था ना कि दिदू मेरी बात मान जाएगी। अभी आप सैड नहीं हो ना भाई। माही और पंखू के साथ साथ उन सभी को रूह की आंखों में मासूमियत साफ साफ दिख रही थी जिसे देखकर किसी का भी पत्थर जैसा दिल पल में बर्फ की तरह पिघल जाएगा। माही रूह की तरफ देख उसके माथे पर किस करता है और उससे कहता है, हाँ मेरा क्यूटी पाए, अभी मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच बेटा मेरा साथ देने के लिए। रूह माही को अपनी एक क्यूट सी स्माइल देती है और माही उसे अपने सीने से लगाते हुए अरु की तरफ देखता है और उससे कहता है, सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है ये, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना अरु, क्योंकि इस दुनिया में इस बच्ची की मासूमियत छीनने वाले बहुत लोग हैं पर तुझे इसकी मासूमियत कायम बनाए रखनी है। माही की बात सुनकर अरु बहुत ही कॉन्फिडेंटली उससे कहता है, मेरे रहते मैं इसकी मासूमियत को कहीं खोने नहीं दूंगा भाई। मुझे आज भी मेरे बच्चे के बचकानी हरकतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना आगे कभी होगी। अरु की बात सुनकर रूह अपनी आंखों को बार बार झपकाकर उसे देखती है और ये देख अरु अपनी बाहों को पूरी तरफ से फैलाते हुए रूह से कहता है, कम टू मी माई लिटिल बेबी प्रिंसेस। अरु की बात सुनकर रूह माही की तरफ देखती है जिसने रूह को पकड़ कर रखा होता है। रूह बड़े ही क्यूटली माही से पूछती है, माही भाई मैं अरु के पास जाऊं। रूह का सवाल सुन माही धीरे से रूह की नाक खींचते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल जाइए प्रिंसेस। वैसे भी उसने खुद ये कहा है कि वो आपका ही है तो इसमें हम भला आपको क्यों रोकेंगे। तभी माही धीरे से रूह को अपनी गोद से नीचे जमीन पर उतार देता है क्योंकि हमारे क्यूट से बेबी की हाइट सिर्फ 5 फुट 1 इंच ही थी तो वही अरु एक लंबा चौड़ा और बहुत ही मस्क्यूलर बॉडी वाला आदमी है जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच है। वैसे देखा जाए तो अरु की पहाड़ जैसी बॉडी के आगे रूह बिल्कुल एक छोटी और प्यारी सी चूहिया लगती है। माही जब रूह को नीचे उतारता है तभी रूह दौड़ते हुए अरु के पास आती है और अरु उसे ऊपर की तरफ उठाते हुए उसे अपनी गोद में बिठा देता है। रूह अरु से चिपक कर बैठ जाती है और अपना सिर उसके सीने पर रख देती है तो वही अरु अभी उसके माथे पर किस करते हुए उसके बालों को सहला रहा होता है। रूह के बालों को सहलाते हुए अरु सभी गर्ल्स की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, आप सबको कल परी के साथ ही रहना है और फिर मेरी जान को कल की पार्टी के लिए किसी रियल प्रिंसेस की तरह रेडी करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की ही होगी ना, क्योंकि मैं अपने बच्चे को किसी भी गलत हाथों में सौंपकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो कल आप सभी गर्ल्स और भाभी पंखू, नीति और रिया बेबी के साथ ही रहोगे।
अरु की बातें सुनकर सभी गर्ल्स अपना सिर हाँ में हिलाती है और ऐसे ही वो लोग कल के लिए थोड़ा प्लान करने में लग जाते हैं कि तभी कृति की नज़र रू पर पड़ती है और वो हंसते हुए अरु से कहती है, अरु भाई डॉल तो सो गई और देखो कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है वो अभी आपकी गोद में सोते हुए। कृति की बात सुनकर सब रू की तरफ देखते हैं जिसने अपने छोटे छोटे हाथ अरु के पेट से लपेटे हैं और उसका सिर अरु के सीने पर है और उसका मुंह भी थोड़ा सा खुला हुआ है। रू सोते हुए बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह लगती है, छोटी सी और बहुत ज़्यादा मासूम। रो को सोता हुआ देख अरु उसके माथे पर एक किस करता है और मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, सो गया मेरा बच्चा, मैं इसे ऊपर रूम में सुला के आता हूँ, फिर मुझे आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरु का सीरियस एक्सप्रेशन देखकर उन सबको ये तो पता चल गया था कि हो ना हो ये कल के बारे में ही होगा। अरु रो की नींद डिस्टर्ब किए बिना उसे धीरे से अपनी गोद में उठाता है। रो के दोनों पैर अभी अरु की कमर से लिपटे होते हैं तो उसके दोनों हाथ अरु के गले में होते हैं। अरु भी रो के चेहरे को अपनी गर्दन में छिपा देता है और रो को उसके हिप से पकड़ लेता है। तभी रो थोड़ा आवाज़ करती है और उसकी नींद टूटने लगती है, जिसे देख अरु झट से रो के बालों को सहलाने लगता है और उससे कहता है, सो जाइए बेबी, मैं हूँ आपके पास। इतना कहकर अरु उसे ऊपर उसके रूम में लेकर आता है। तब तक रो फिर से अपनी गहरी नींद में चली जाती है। तभी अरु रो को बेड पर सुलाता है और सबसे पहले रो के पैरों से उसके स्निकर्स उतारता है और फिर उसे कंबल से ठीक से कवर देता है। इसके बाद अरु रो के माथे और होठों पर एक हल्की सी किस करते हुए उससे कहता है, स्लीप टाइट अरु की जान। एक बार फिर से रो के माथे पर डिप किस करने के बाद अरु नीचे आता है जहां सब लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पार्थ अरु से पूछता है, सुला दिया तेरे बेबी को? इस पर अरु कुछ सेकंड्स के लिए पार्थ की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, हाँ सुला दिया, और मेरे साथ साथ वो आप सबकी भी बेबी है। वैसे मेरी बच्ची और उसका प्यार कोई चीज़ नहीं है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर करूं, बट आप मेरी और उसकी फैमिली हो और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि जितना प्यार मैं परी से करता हूं उतना तो कोई नहीं कर सकता, पर आप लोगों के लिए भी वो स्पेशल है तो इसीलिए, वरना मैं उसे किसी से शेयर नहीं करता। अरु की ओवर पजेसिव बातें सुनकर वीर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, आपका बहुत बहुत एहसान है हमारे ऊपर सर कि आपने हम सबको इस लायक समझा। वीर की बात सुन सब हंसने लगते हैं तो वही अरु अपना मुंह बनाता है। तभी वीर थोड़ा अलर्ट होते हुए अरु से कहता है, अच्छा अभी ये अपना ओवर पजेसिव नेचर साइड में रख और बता कि क्या बात करनी थी तुझे जो तू बेबी के आगे नहीं बोल सका। वीर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं और तभी अचानक से वहां का हंसी मजाक वाला माहौल एकदम सन्नाटे में बदल जाता है। तभी अरु सबकी तरफ देख उन्हें अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, कल हम सब के लिए ही बहुत स्पेशल डे है और परी के लिए ये फर्स्ट टाइम होगा जब वो इतनी बड़ी पार्टी में जाएगी और सब एंजॉय करेगी, तो मैं नहीं चाहता कि कल कोई भी कोई भी मतलब छोटी सी भी गड़बड़ हो। मेरे बच्चे के लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होगा तो कल हम सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। मैं जॉन से कहकर कल की सिक्योरिटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दूंगा और बाकी हम सब तो रहेंगे ही प्रिंसेस के साथ। कल मुंबई के बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा रईस लोग पार्टी में होंगे और जितना हम सब जानते हैं कि हमारे स्पेशली मल्होत्रा और अरहान मल्होत्रा के कितने ज़्यादा दुश्मन हैं जो हमेशा मुझे चोट पहुंचाने के फिराक में रहते हैं, तो कल वो मुझसे अपना बदला लेने के लिए प्रिंसेस को टारगेट जरूर करेंगे जब उन्हें परी के बारे में पता चलेगा। अरु की बात सुनकर वेद अपना दिमाग दौड़ाते हुए अरु से कहता है, भाई तो हम प्रिंसेस को बाहर क्यों ला रहे हैं, ऐसे में तो वो खुलेआम हमारे दुश्मनों का निशाना बन जाएगी ना। चैप्टर 70 हेल हाउस का राज और अरु की हैवानियत। अरु को छोड़कर वहां पर सबको वेद की बात सही लगती है और वो वेद की बातों से सहमत भी होते हैं कि तभी अरु उनसे अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पहले ही परी के उन हैवान रिश्तेदारों ने उसे 14 सालों तक जैसे किसी पिंजरे में कैद ही कर रखा था, पर अभी किसी भी डर की वजह से मैं उसके साथ वो सब नहीं करूंगा। वो भी उसकी उम्र के सभी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी लाइफ खुल के जिएगी। वो भी सभी की तरह पार्टीज और फंक्शंस अटेंड करेगी, खेलेगी, कूदेगी। उसके सेफ्टी के लिए मैं बैठा हूं ना, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी या फिर किसी और की वजह से उसे तकलीफ ना हो और उस पर एक खरोच भी ना आए। अरु की बात सुनकर राघव अरु की पीठ थपथपाते हुए उससे कहता है, शाबाश मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से ही मैं प्रिंसेस के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ और मुझे परी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसका हमसे भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखोगे। तभी अरु अपना सिर हाँ में हिलाते हुए राघव से कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए अंकल, वो मेरी जिम्मेदारी है अभी। राघव अरु की बात सुन उसे एक स्माइल देता है तो वही अरु राघव और उन सब से कहता है, कल पार्टी है और कल हमें कुछ और करने के लिए बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलेगा, तो उससे पहले आज ही मुझे उन तीनों दरिंदों का नामो निशान मिटाना है जिसने कल मेरे बच्चे को अपने गंदे हाथों से छुआ था। आखिर उन्हें भी तो पता चले ना कि उन्होंने उनके लाइफ की कितनी बड़ी भूल कर दी है अरहान मल्होत्रा की प्रिंसेस को गलत इरादों से देखकर। अरु की बात सुनकर सभी लड़कों के चेहरों पर एक बहुत ही डरावनी स्माइल आती है तो वही रोहन और राघव भी अपनी टेडी स्माइल के साथ अरु की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी अक्ष अरु से कहता है, नेकी और पुछ पुछ भाई, आपका शिकार बिल्कुल रेडी है और वो भी आपके ही प्लेस पर।
हमने तो कब से सब अरेंजमेंट्स कर रखे हैं और हमें बस आपके एक इशारे का इंतजार था, पर कोई बात नहीं, अगर आप ये नेक काम अपने इन शुभ हाथों से करना चाहते हो तो हमें वो भी चलेगा। पर अफसोस बस इतना ही रहेगा कि ये मौका हमारे हाथ नहीं आएगा जब आप खुद उन जानवरों को उनके किए की सज़ा दोगे। क्योंकि सबको पता है कि अरहान मल्होत्रा अपने दुश्मनों को ऐसी दर्दनाक मौत देता है जिसे देखकर खुद मौत भी कांप जाती है। अक्ष की बात सुनकर अरु उससे कहता है, वो तो मेरे हाथों से ही मरेंगे अक्ष, पर एक बात, मैं तुम तीनों को एक काम सौंप रहा हूँ। तुम्हें उस रवि सहगल से परी के स्कूल की पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर बेबी के स्कूल में जाकर ये पता लगाना है कि वो 3 जानवर कौन है जिसकी वजह से मेरे बच्चे की आज ये हालत है। जिस दिन वो तीनों मेरे हाथ लग गए ना, उस दिन उन्हें पता चलेगा कि मेरा कहर कैसे उन पर तूफान बनकर बरसता है। तभी अरु गर्ल्स की तरफ देखता है और उन्हें कहता है, परी का ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो जस्ट कॉल मी इमीडिएटली, ओके। अरु की बात सुनकर गर्ल्स डर के मारे सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और फिर अरु डेविल्स बॉयज और उन चारों, माही, वी, पार्थ और ऋषि के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो लोग एक बहुत ही सुनसान सी जगह पर आते हैं जहां पर सिर्फ एक बड़ा सा घर होता है जो बाहर से दिखने में काफी आलीशान लगता है। वहां उस घर के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं होता। उस घर के बड़े से गेट पर एक नेम प्लेट है जिस पर हेल हाउस लिखा हुआ है। अपनी नाम की तरह वो सच में एक हेल हाउस था जहां अरु अपने सभी दुश्मनों को मार देता था और इस बारे में किसी बाहर वाले को कानो कान खबर नहीं होती थी। जो भी इंसान अरु के रास्ते में आता था या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, अरु उसे रातों रात गायब कर देता था। अरु लोगों को जितना अपना शैतानी रूप दिखाता वो असल में उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और डरावना था, जो सिर्फ उसके दुश्मनों को, जो मर चुके हैं और बाइस को पता है। अरु ने उस हेल हाउस में इतने खतरनाक जानवर पाल रखे थे जिसका कोई अंदाजा ही ना लगा पाए। जंगली कुत्ते, 2 बड़े बड़े शेर, चीते, भेड़िए और मगरमच्छ उस घर के बैकयार्ड में पल रहे थे जो अरु के पालतू थे। हेल हाउस की तरफ देख अरु के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान आती है और वो बड़े ही रौब से लड़कों के साथ अंदर जाता है। उसके साथ सभी लड़के होते हैं तो उनके पीछे अरु के गार्ड्स होते हैं। अरु एक बड़े से रूम की तरफ आता है जहां अभी उन तीनों लड़कों को चेयर से बांध कर रखा होता है। वो तीनों लड़के कोई और नहीं बल्कि विक्की और उसके वो दोनों घटिया फ्रेंड्स होते हैं और उन्हें देख अरु को रोह का चेहरा और उसकी बिगड़ती हालत याद आती है। अगले ही पल अरु की आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है, जैसे मानो उनमें खून उतर आया हो। वो तीनों अभी अपनी गर्दन झुकाए आधी बेहोशी की हालत में बैठे हुए होते हैं। तभी अरु वहां खड़े जॉन को कुछ इशारा करता है और अगले ही पल जॉन उन तीनों पर बर्फ जैसा ठंडा पानी डाल देता है, जिसकी वजह से वो तीनों हड़बड़ा कर उठते हैं और अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर आगे की तरफ देखते हैं। जैसे ही उन तीनों की नज़र अरु पर पड़ती है वो डर के मारे कांपने लगते हैं कि तभी विक्की घबराते हुए कहता है, अरहान मल्होत्रा। विक्की की बात सुन अरु उसकी तरफ आते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में उससे कहता है, हाँ अरहान मल्होत्रा, अब जब तुमने इतनी बड़ी गलती कर ही दी तो उसकी सज़ा भी तो भुगतनी होगी ना, और वो भी मेरे हाथों से। अरु की बात सुनते ही विक्की किसी बेवकूफ़ इंसान की तरह उसकी तरफ देख उससे पूछता है, मैंने क्या किया है सर? मैंने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? कल से ये लोग, अरु के गार्ड्स, मुझे और मेरे दोस्तों को मार रहे हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। उस विक्की की बात सुनकर सबके साथ साथ अरु को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली विक्की का गला पकड़ते हुए उससे अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, सच में तुझे कुछ पता नहीं है या तू अनजान बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ, याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं तुझे कि कल तूने और तेरे इन घटिया दोस्तों ने कॉलेज में क्या किया था रूही सहगल के साथ। रो का नाम सुनते ही विक्की भी बौखला जाता है और अपनी नफरत भरी आवाज़ में कहता है, वो लड़की, वही असली वजह है इन सब की। कल उसकी वजह से डेविल्स बॉयज ने मेरे हाथ तोड़े और अभी आपने मुझे उस लड़की के लिए यहाँ बंद करके रखा है। कौन वो लड़की जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है? मेरा दिल कर रहा है कि अभी जाके उसकी ऐसी हालत करूँ कि वो किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे। विक्की की बात सुनकर अरु आग उगलते हुए उसकी तरफ देख उससे कहता है, उसके लिए तुझे यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा, पर अफसोस अभी अभी तूने अपने मुंह से जो भी कहा है उसके बाद तो तू क्या, तेरी लाश भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अभी रही बात वो लड़की कौन है, तो अपने ये दोनों कान खोल कर सुन, वो लड़की जान है मेरी, और मेरी जान पर तूने अपनी गंदी नज़र और हाथ डाला। तुझे पता है कि मैं ना अपनी एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए भी बहुत पजेसिव हूँ, और जिसकी बात तू कर रहा है ना वो कोई चीज़ नहीं, दिल है मेरा, और तूने मेरे दिल को चोट पहुँचाई है जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तू तो इतना घटिया है कि तुझे मारकर मैं अपने हाथ भी गंदे नहीं करना चाहता। अरु की बात सुनकर विक्की को ऐसे लगता है कि अरु उसे छोड़ देगा, पर बेचारे की ये गलत फहमी होती है क्योंकि अभी वो अरु को ठीक से जानता ही कहा है। वहीं दूसरी तरफ सबके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है और तभी युग जानबूझकर अरु से पूछता है, इसका मतलब आप इन तीनों को ऐसे ही जाने दोगे भाई? इन्होंने आपके बच्चे को गलत तरीके से छूने की कोशिश की है। युग की बात सुनकर अरु अपनी टेडी स्माइल के साथ उससे कहता है, तूने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं युग, मैंने कहा कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा, पर मैंने ये नहीं कहा कि कोई और इन्हें नहीं मार सकता।
वैसे भी मैं इन्हें यहाँ से जिंदा कैसे जाने दे सकता हूँ। तभी अचानक से अरु के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके चेहरे पर अभी गुस्सा साफ साफ नजर आता है। तभी अरु अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, कल देखा नहीं तूने कितनी हालत बिगड़ गई थी मेरे बच्ची की। मरने की कगार पर खड़ी थी वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। मुझे अपनी जान, मेरी बच्ची अपने खुद के जान से भी ज़्यादा प्यारी है और मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँ जिसकी वजह से मेरा बेबी तड़प रहा है? नहीं, यूँ बिल्कुल भी नहीं। तभी अरु उन तीनों खासकर विक्की की तरफ देख उससे कहता है, क्या लगा तुझे कि मैं तुझे छोड़ दूंगा? तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि अरहान मल्होत्रा कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता। अगर मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा तो क्या हुआ? मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मेरा ये काम बखूबी बिना किसी गलती के पूरा कर सकते हैं। तू मेरे हाथों से नहीं पर मेरे सबसे फेवरेट जॉन के हाथों मरेगा। और उसके साथ अरु उन बाकी लड़कों की तरफ देख उनसे कहता है, आप में से कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है क्या? अगर हाँ तो बोलिए। अरु की बात सुनकर वेद अरु की तरफ देख उससे कहता है, अरु भाई हम तीनों डेविल्स बॉयज की दिल से इच्छा है कि इस शुभ काम में हम अपना थोड़ा सहयोग दे, तो क्या जॉन के साथ आप हमें ये मौका दे सकते हैं? वेद की बात सुनकर अरु भी बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहता है, अरे बिल्कुल, इससे तो मुझे बेहद खुशी होगी। भले ही मैं इन कमीनों को हाथ नहीं लगा सकता पर इन्हें तड़पते और चीखते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आएगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें इन तीनों को किस तरह से मारना है उसके लिए गाइड करता हूँ। क्यों जॉन, चलेगा ना? जॉन अरु की तरफ देख उससे कहता है, ये सर बिल्कुल चलेगा। जॉन की बात सुनते ही अरु वहां रखे एक चेयर पर बड़े ही रौब से किसी किंग की तरह बैठ जाता है। अरु डेविल्स बॉयज और जॉन की तरफ देख उनसे कहता है, तो सुनो, सबसे पहले ना टेक आउट देयर ऑल क्लोथ्स एंड देन कट देयर मेन पार्ट। बहुत शौक है ना लड़कियों के साथ मस्ती करने का, इससे ना इनकी पूरी मस्ती निकलेगी। उसके बाद इनके ऊपर उबलता हुआ तेल डालना ताकि ये भी तड़पे जैसे मेरा बेबी तड़पा है। तेल के बाद तुम लोग कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो इनके बॉडी पर गहरे जख्म बनाने के लिए, और उसके बाद यूज़ हंटर जब तक उनकी बॉडी की खाल अलग ना हो जाए। फिर इनकी आंखें निकालकर इन्हें जिंदा ही मेरे भूखे शेर और मगरमच्छों के आगे डाल देना। इससे उनकी भूख मिट जाएगी और इनका नामो निशान भी किसी को नहीं मिलेगा। अरु की बात सुनकर वो तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं और अरु से मिन्नतें करते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, पर अरु के पास रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और खासकर अपने दुश्मनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जैसा अरु ने डेविल्स बॉयज और जॉन को बताया था वो बिल्कुल इसी तरह से उन तीनों को मारते हैं, और उनकी डरावनी और खौफनाक चीखें सुनकर अरु के चेहरे पर एक सुकून आता है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके जितने भी गार्ड्स होते हैं वो भी डरने लगते हैं। अरु का काम पूरा होते ही वो अपने कुछ गार्ड्स की तरफ देखकर उनसे अपनी रुड आवाज में कहता है, ये सब साफ करो और ध्यान रहे यहाँ से निकलने से पहले एक बार सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लेना। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना तो कल मेरे शेरों का खाना तुम लोग बनोगे। गार्ड्स को वॉर्न करके अरु उन सब के साथ वहां से निकल जाता है।